Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for MD-CAT session. आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करेंगे जो कि UHS का यूनिट बायोटेक्नोलॉजी है। तो यूनिट में जो कोर्स कंटेंट शामिल हैं उनको जानने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। बायोटेक्नोलॉजी में जो मेजर टॉपिक्स या कोर्स कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि हमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस और उसकी जो एप्लीकेशंस है उसको जानना है। पीसीआर एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और उसके साथ साथ डीएनए एनालिसिस या फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हमें इस लेक्चर में समझना है। और लास्ट पे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ये वो बेसिक कंटेंट्स होंगे जो कि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो जेनेटिक रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम भी देते हैं, दैट इज एक्चुअली अ वे ऑफ जीन क्लोनिंग, जिसमें हम आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर जीन प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके लिए जो मेजर प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसके 4 मेजर वेज हैं या स्टेप्स हैं जिसको हम यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज टू ऑब्टेन अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी किस्म की रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हासिल करते हैं जिसकी हमें क्लोनिंग करना हो। दूसरे नंबर पे हम मोलेकुलर सीजर यूज करते हैं उस जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल किया था उसको कट करने के लिए और उसी जीन को ऐड करने के लिए इन अ वेक्टर। तीसरे नंबर पे हम मॉलिक्यूलर कैरियर चूज करते हैं जो कि पर्टिकुलरली हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा इन अ होस्ट सेल। और इसके साथ साथ होस्ट सेल चूज करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए को, द डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, ये कैरी करने के लिए होस्ट सेल चूज किया जाएगा। और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए हासिल किया जाएगा बाय ऑब्टेनिंग द जीन और द जीन प्रोडक्ट सच एज अ प्रोटीन। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 बुनियादी फीचर्स हैं जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए जो एंजाइम्स हैं जिनको पर्टिकुलरली नाम दिया जाता है मोलेकुलर सीजर्स, जो कि पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस होते हैं। और फिर जिस वक्त कट कर लिया जाएगा तो उस कट पार्ट को जो कि पर्टिकुलर जीन है उसको इंसर्ट किया जाएगा मोलेकुलर वेक्टर में, जो कि आमतौर पर प्लाज्मिड इस्तेमाल किया जाता है। और जिस वक्त प्लाज्मिड में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, मतलब रिकंबाइन कर देंगे, जो डीएनए है 2 डिफरेंट सोर्सेज से कंबाइन हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? रिकम्बिनेंट डीएनए, या उसी को नाम दिया जाएगा काइमेरिक डीएनए। अब वो डीएनए जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए बन चुका है उसको होस्ट सेल में इंसर्ट किया जाएगा जो कि नॉर्मली बैक्टीरिया यूज किया जाता है। और फिर उस बैक्टीरिया को, जो कि हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग बैक्टीरिया है, जो होस्ट सेल है, उसको ग्रो कराया जाएगा। उसकी डिवीजन से जो नेक्स्ट सेल्स बनेंगे उनके अंदर हमारा जीन का क्लोन बनना शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ उस जीन की प्रोडक्ट्स भी बन सकती हैं जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये वो पूरा थीम है जिसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक्चुअल पर्पस क्या है? जीन क्लोनिंग, यानी कि मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। हम जानते हैं क्लोनिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं। अब क्लोन जो है वो किसी इंडिविजुअल का किया जा सकता है, किसी सेल का किया जा सकता है, या किसी मॉलिक्यूल का किया जा सकता है। तो इसका मतलब हम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में
मॉलिक्यूल की क्लोनिंग पढ़ेंगे जो कि जीन क्लोनिंग है। तो इसमें ये जो 4 या 5 फीचर्स थे उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिस जीन की हम क्लोनिंग करना चाहते हैं उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना, ऑब्टेन करना। हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सके। सबसे पहला और जो सबसे कॉमन मेथड है वो कौन सा है? दैट इज आइसोलेट फ्रॉम क्रोमोसोम। अब ये हमारे पास एक ह्यूमन सेल है, उसमें क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। हम जानते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हर सेल में होते हैं और हर सेल के पास सारे जीन्स मौजूद होते हैं। अब कितने जीन एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं वो टाइप ऑफ द सेल पे होगा। हमने कोई भी बॉडी का जो सेल है, फॉर एग्जांपल ब्लड हासिल किया, उसमें से सेल्स लिए, तो सेल्स में से क्रोमोसोम को आइसोलेट किया और उस पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यानी कि मोलेकुलर सीजर को यूज किया और उसकी वजह से हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंसुलिन, फॉर एग्जांपल हम जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे हासिल कर रहे हैं, वो आ गया। अब आप यहां पे गौर करें तो जो क्रोमोसोम में से हमारा जीन कट हुआ है वो एक पर्टिकुलर साइट से कट हुआ है और इसकी ये जो एरियाज जो कि ओपन एरियाज बने हैं इनको नाम दिया जाता है फ्लैंकिंग साइट, यानी कि ये बाहर की तरफ फ्लैंक कर रही है। और इसी तरह से जो प्लाज्मिड हासिल हुआ उसको भी कट किया जाता है जिस पे पर्टिकुलर एंड्स फॉर्मेशन होती है जिसको नाम दिया जाता है स्टिकी एंड। तो इसका मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि स्टिकी एंड कहां पे बन रहा है और फ्लैंकिंग एंड, यानी कि जो टारगेटेड जीन हासिल किया उससे बना क्या? फ्लैंकिंग एंड कंटेनिंग जीन। और जो प्लाज्मिड था उसमें स्टिकी एंड बने जहां पे जाके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट स्टिक कर सकता है, जहां पे जाके अटैच हो सकता है। अब एक तो वे ये है जिससे हम हासिल कर सकते हैं। दूसरा वे क्या है? दैट कैन बी सिंथेसाइज केमिकली। लैब के अंदर अगर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिंथेसाइज करें केमिकली, यानी कि न्यूक्लियोटाइड को अटैच करें एक दूसरे के साथ, ये नॉर्मली स्मॉलर जीन के लिए किया जा सकता है। और तीसरा जो प्रोसेस है दैट इज मेक इट फ्रॉम एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये वो मेथड है जिसके जरिए हम एमआरएनए से क्या बनाते हैं? कंप्लीमेंट्री डीएनए, यानी कि सीडीएनए की फॉर्मेशन की जाएगी और उसके बाद फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया जा सकेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीन ऑफ इंटरेस्ट इन डिफरेंट वेज से हासिल किया जा सकता है। हम इस अपने प्रोसेस में जो कि हमारी बुक में मेंशन है उसमें किसके जरिए हासिल किया गया? दैट इज फ्रॉम क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से कट किया गया। अब यहां पे याद रखिए कि आइसोलेट फ्रॉम क्रोमोसोम, जब यहां से आइसोलेट किया जाएगा तो मोलेकुलर सीजर्स इस्तेमाल होंगी, लेकिन अगर केमिकली सिंथेसाइज किया गया है या एमआरएनए से बनाया गया है तो मोलेकुलर सीजर्स इस्तेमाल नहीं होते और इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि हम इस मेथड को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब जिस वक्त पहला स्टेप हासिल हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने हासिल कर लिया, तो उसके लिए हमने यूज क्या किया है? मोलेकुलर सीजर। अब जैसा कि मैंने कहा मोलेकुलर सीजर वो एंजाइम्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कहलाते हैं। अब यहां पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का नाम ही इस वजह से था, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते थे और इसी वजह से इनको नाम दिया गया कि ये बैक्टीरियल एंजाइम हैं जो कि बैक्टीरिया से आइसोलेट होते हैं। तो इन एंजाइम को हम नाम देते हैं ये बैक्टीरियल ओरिजिन है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द वायरस, यानी कि एक बैक्टीरिया मौजूद है उसके ऊपर एक वायरस का अटैक हुआ, वो वायरस जो है अपने आप का डीएनए जो है उसको रेप्लिकेट करने के लिए बैक्टीरियल बॉडी में इंसर्ट करना चाहता है। तो सबसे पहली जो अपनी वो एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है वो उसके गिर्द कैप्सूल है। बैक्टीरिया का पहला डिफेंस उसका कैप्सूल है जो कि उसको डिफेंस करेगा कि वो अपना डीएनए इंसर्ट ना कर सके। अगर उसने इंसर्ट कर दिया, वायरस का डीएनए बैक्टीरिया में आ गया,
तो अब दूसरा डिफेंस क्या है कि इसके पास नेचुरली एंजाइम मौजूद हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस हैं, यानी कि ये एक्चुअली बैक्टीरियल डिफेंस था जिसको साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया और फिर आइसोलेट किया, और आज के दौर में हम तकरीबन 400 टाइप्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस की हासिल कर चुके हैं, जिसमें से 20 जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कभी भी डीएनए को स्ट्रेट कट नहीं कर देंगे, बल्कि एक पर्टिकुलर साइट क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन क्रोमोसोम में कट करेंगे तो फ्लैंकिंग साइट क्रिएट करेंगे, और जब वेक्टर में कट करेंगे तो उससे स्टिकी एंड क्रिएट करेंगे। ये कट के लिए उनको स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए होता है। जैसा कि एक हमारे पास, मैं यहां पे एक डायग्राम शो करता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस सूरत में डबल स्ट्रैंडेड है, उसके पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। अगर मैं उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को कहूं कि फॉर एग्जांपल ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे जो था, इस पे सीक्वेंस है G A A T T एंड C, और इसी तरह से 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस एंड पे भी देखें तो ये सीक्वेंस जो है वो G A A T T और उसके साथ साथ C। तो आप देखिए कि ये पर्टिकुलर जो 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में इस तरफ को रीड करें या इस तरफ को रीड करें, वो एक दूसरे के सिमिलर है, यानी कि इस सीक्वेंस को हम नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस जो कि 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल हो और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पर सेम रीड किया जा सके। जैसे यहां पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे रीड करें तो ये GAATTC है, और इस स्ट्रैंड पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे सेम सीक्वेंस है। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और यही वो सीक्वेंस है जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डिटरमिन करते हैं और कट करते हैं। अब इसको कट करने का तरीका डायरेक्ट स्ट्रेट कट नहीं है, बल्कि ये कट किस तरह से होता है? इन दिस मैनर। अब यहां से ये कट हुआ इस तरफ को और यूं। अब इस तरह से कट होने की वजह से क्या हुआ कि सीक्वेंस जो है वो किस तरह से बन गया है? इस तरह से। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ये शो करता हूं कि ये सीक्वेंस है जिसमें आ गया क्या? A A T T और C। ये ऊपर वाला स्ट्रैंड आ गया और लोअर स्ट्रैंड जो है ये यहां पे आ गया इस सूरत में। अब ये कट हो गया है, उससे अलग हो गया है, और इसका सीक्वेंस जो है अब यहां पे जो था C के साथ G अपना इसके साथ अभी जुड़ा हुआ था G, ये जो है अलग हो गया और ये वाला हिस्सा जो है वो अलग हो जाएगा इस सूरत में। इस सीक्वेंस के ऊपर जो है इस जगह पर G मौजूद था, यहां पे C था, यहां पे होगा T, यहां पे T A और A। अब यहां पे देखिए तो ये जब कट हुआ तो इसकी वजह से इसके दरमियान में ये स्पेस क्या हो गई है? खाली हो गई है। इस जगह पे जो है ये वाला हिस्सा जो बना और ये हिस्सा बना, ये बनेगा स्टिकी एंड, और इस पोजीशन पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो सकेगा? ऐड हो सकेगा, जिसकी वजह से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को स्टिकी एंड के साथ फ्लैकी एंड को अटैच कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जहां से कट करेगा कौन? दैट विल बी द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। अब यहां पे मैंने कहा कि 400 प्लस में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस हैं, जिसमें से 20 फ्रीक्वेंट यूज किए जाते हैं, और जो हमारी बुक में एग्जांपल दी गई वो किसकी है? दैट इज EcoR1, और उसके लिए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो भी एग्जैक्टली मैंने यहां पे लिखा, जो कि EcoR1 जो है वो इसी सीक्वेंस को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब हम ये MCQ के रेफरेंस से हमें पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है,
जो कि इस सीक्वेंस को कट करता है। या दूसरे नंबर पे हमें कहा जा सकता है कि ई को R1 किस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करने के लिए इस्तेमाल होगा, तो वो कौन सा होगा, GAATTC। तो एक्चुअली इस सीक्वेंस को कट करने के लिए, हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहली बात तो हमने कही कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कैसे कर रहे हैं। इसको पहली दफा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को 1970 में हैमिल्टन ओ स्मिथ ने जो है वो डिस्कवर किया था, और इसको डिस्कवर किससे किया, बैक्टीरियल सेल से। ये इस्तेमाल किसके अगेंस्ट होता था, नेचुरली अगेंस्ट द वायरस। तो हमें ये याद होना चाहिए एमसीक्यू के रेफरेंस से कि बैक्टीरियल ओरिजिन है और ये ग्रोथ ऑफ द वायरस को रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब बैक्टीरियल डिफेंस होता है इससे, जो कि वायरस की एंट्री और उसके बाद उसके लाइसोजेनिक या लाइटिक साइकिल को स्टार्ट होने से रोकता है। इसका जो एक्टिविटी है वो हाईली स्पेसिफिक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी भी डीएनए को कट नहीं कर देता, बल्कि ये सिर्फ जो फॉरेन इन्वेडर डीएनए होता है उसको कट करता है। जैसे ये बैक्टीरियल सेल में मौजूद है तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम को कट नहीं करेगा। क्यों कट नहीं करता, क्योंकि उसके पास ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं होते, जिस वजह से वो इस एरिया को कट नहीं करता। और वायरस के डीएनए को कट करने की ये कैपेसिटी रखता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर हाईली स्पेसिफिक। यहां पे एक और बात क्लियर कीजिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंडोन्यूक्लियस हैं। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस दो किस्म के एंजाइम होते हैं। यहां पे एंडोन्यूक्लियस की बात की गई है। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस को मिथ है, मिसकंसेप्ट किया जाता है कि शायद एंडोन्यूक्लियस जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस काम करते हैं और एक्सोन्यूक्लियस आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये बिल्कुल गलत है। एंडोन्यूक्लियस का काम है कि डीएनए को इनर साइड से कट करना। जैसे यहां पे देखिए, ये डीएनए का मॉलिक्यूल था, उसको सेंटर से कट लगाया उसने। और एक्सोन्यूक्लियस का काम होता है जो एंड्स होते हैं वहां से कट करना शुरू करे। अगर आपको याद हो, जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, तो जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती हैं जिसमें कैपिंग और टेलिंग होती है, उसका फायदा क्या था कि फॉस्फेटेजेस और न्यूक्लियेजेस से प्रोटेक्ट करे। तो इसका मतलब वहां पे जो न्यूक्लियेजेस इस्तेमाल हुए थे जो कि एमआरएनए को कट कर सकते हैं, वो एक्सोन्यूक्लियेजेस हैं जो कि आउटर साइड से कट करना शुरू करते हैं, और एंडोन्यूक्लियेजेस हमेशा इनर साइड से कट करना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब एंडोन्यूक्लियस इनर साइड से क्लीव करेंगे डीएनए को, और एक्सोन्यूक्लियस आउटर साइड से क्लीव करेंगे, ना कि इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो ये बात क्लियर रखिएगा। अब मैंने ये बात भी क्लियर कर दी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो किस तरह से बनता है। अब इसके रेफरेंस से आपको डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। हमेशा 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो बनेगा, जैसे GGCC भी हो सकता है ये, इसी तरह से AATT के साथ साथ AACC। तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस जो कि ऑपोजिट सेम मैनर में रीड किया जा सके वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो सकता है। हमारी बुक में ये एग्जांपल जो है वो दी गई है। जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं तो इंसुलिन का जीन और जो वेक्टर हमने यूज किया प्लाज्मिड, दोनों को सेम काइंड के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। उसका फायदा क्या होगा कि जो फ्लैंकिंग एंड बने हैं और स्टिकी एंड बने हैं, दोनों के ऊपर जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री आएगा। फिर से सुनिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो यूज किए वो फ्लैंकिंग एंड ऑफ द ह्यूमन डीएनए और स्टिकी एंड ऑफ द वेक्टर या प्लाज्मिड, उन दोनों का कंप्लीमेंट्री बनाने के लिए सेम काइंड के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल किए। अब जिस वक्त हमारा ये डीएनए हमने हासिल कर लिया और इधर से प्लाज्मिड को भी हमने कट कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इस डीएनए को, ह्यूमन जीन को ऐड करें या जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करें किसमें, मोलेकुलर कैरियर में या वेक्टर में। तो तीसरा फीचर क्या है, मोलेकुलर कैरियर। अब मोलेकुलर कैरियर जो है हम कहते हैं नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो क्या है, दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज अ
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। तो यहां पे बैक्टीरिया के अंदर यह मौजूद होता है और इसका फंक्शन क्या है बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया में इसके दो बुनियादी काम है। एक तो ये फर्टिलिटी के लिए जीन्स रखता है और दूसरा इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। ये इसके नेचुरल एक्टिविटीज हैं। लेकिन ह्यूमन ने इससे क्या फायदा हासिल किया? इसको जेनेटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। इसका मतलब जो प्लाज्मिड है इसके तीन काम हुए, दो नेचुरल हैं और एक मैन मेड है। नेचुरल कौन कौन से हैं? फर्टिलिटी और उसके साथ साथ दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कंटेनिंग जीन्स। और मैन मेड कौन सा है? इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करना। अब प्लाज्मिड को आइसोलेट किया और इसको जो है वो कट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। जैसे हमारी बुक में दो एग्जांपल दी गई हैं, एक PSC101 और PBR322। ये वो दो जीन्स हैं जो कि अर्लियर प्लाज्मिड में आइडेंटिफाई किए गए और इनका फंक्शन देखा गया एज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। वो प्लाज्मिड जिसके पास PSC101 मौजूद हो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होता है और वो प्लाज्मिड जिसके पास PBR322 हो वो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों से रेजिस्टेंट होता है। तो इसका मतलब हमें यहां पे एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट जिसकी बॉडी में ऐसा बैक्टीरिया है, इंफेक्शियस बैक्टीरिया है जिसके पास PSC101 है, तो उसको किल करने के लिए हम कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो वो कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो इस तरह से जिससे वो रेजिस्टेंट हैं वो वाली एंटीबायोटिक से उनको किल करना या वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। अब ये जो मॉलिक्यूलर कैरियर हमने हासिल किया, इसमें जब ऐड करेंगे तो इसको अटैच करने के लिए, फ्लैंकिंग एंड को अटैच करने के लिए स्टिकी एंड के साथ जो एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है दैट इज DNA लाइगेज। लाइगेज का लफ्जी कंडीशन हम कंसीडर करते हैं दैट इज अ ग्लू लाइक, जो कि चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और आपको याद होगा कि ये नेचुरली ह्यूमन सेल में कब इस्तेमाल होता है? ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए। तो ये पर्टिकुलरली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि फ्लैंकिंग एंड के स्टिकी एंड के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जिस वक्त ये ऐड हो गया तो डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज हो गए। प्लाज्मिड एक सोर्स से डीएनए था और जीन ऑफ इंटरेस्ट दूसरे सोर्स से था। तो जीन या डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज दैट इज कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट डीएनए। तो दैट इज द फोर्थ फीचर। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम काइमेरिक डीएनए का नाम भी देते हैं। जैसे ही ये बन गया, और ये भी याद रखें ये आउटसाइड द होस्ट सेल इसकी फॉर्मेशन की है। जैसे ही इसको सिंथेसाइज कर लिया गया, अटैच कर लिया गया, रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया गया, अब इसको ऐड किया जाएगा किसमें? इन द होस्ट सेल। और होस्ट सेल क्या है? जिस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया गया था उसी में इसको ऐड किया जाएगा। होस्ट सेल में डायरेक्टली ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? होस्ट सेल को ट्रीट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड से, जिसकी वजह से इसकी जो आउटर सेल वॉल है वो मोर परमिएबल हो जाती है, जिसकी वजह से जो डीएनए है या प्लाज्मिड वो इंसर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड करेगा क्या? दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी। ये परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से प्लाज्मिड का इंसर्ट होना पॉसिबल हो सकेगा। जब ये प्लाज्मिड इंसर्ट हो गया तो अब बैक्टीरिया अपनी नॉर्मल ग्रोथ शुरू कर देगा। एक बैक्टीरिया 20 मिनट्स में 1 से 2 में डिवाइड कर जाता है। जब डिवाइड करेगा तो उसका प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा और प्लाज्मिड में मौजूदा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वो भी क्या करेगा? डुप्लीकेट कर जाएगा। उस डुप्लीकेशन की वजह से हर सेल के पास क्या आना शुरू हो जाएगा? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट।
एक तो इसका यह फायदा हुआ कि जीन की आइडेंटिकल कॉपीज बनना शुरू हो गई। दूसरे नंबर पे जब बैक्टीरिया अपनी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेगा, यानी कि अपने डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेगा, तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है, यानी कि जीन के साथ साथ जीन प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो जाएंगी, जो कि हम उस सेल कल्चर मीडियम से आइसोलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए जीन क्लोनिंग का प्रोसेस, एक तो हम मैनी जीन्स हासिल कर सकते हैं और दूसरे नंबर पे जीन प्रोडक्ट भी आसानी से हासिल किया जा सकता है। यही एक बेसिक प्रिंसिपल था किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब ये सारा प्रोसेस जो है वो जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डिफरेंस एक जगह पे आता है, वो क्या है कि जो हम वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं प्लाज्मिड, इसकी जगह कोई और वेक्टर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो क्या है, दैट इज अ बैक्टीरियल वायरस। तो उसको जानने के लिए, जो कि अनदर काइंड ऑफ वेक्टर है, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जैसा कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मैंने जिक्र किया कि एक्चुअली सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल किया जाता है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में इंसर्ट किया जाता है। तो एक्चुअली वेक्टर जो है वो दो तरह के यूज किए जा सकते हैं, जो कि कॉमनली यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहले कॉमनली जो यूज किया जाता है वो कौन सा है, दैट इज अ प्लाज्मिड, दैट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया। लेकिन इसके साथ साथ अनदर वेक्टर भी यूज किया जा सकता है, दैट इज अ लैम्डाफेज और अ बैक्टीरियल वायरस। ये भी एक वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का कैरियर है, तो इसको भी हम मोलेकुलर कैरियर या वेक्टर का नाम दे सकते हैं, जो कि हमारे वायरल डीएनए जो है हम इससे आइसोलेट करते हैं, सेम एज प्लाज्मिड फ्रॉम बैक्टीरिया। इसमें फॉरेन जीन को इंसर्ट किया जाता है, उसी तरह से जैसे प्लाज्मिड में इंसर्ट किया गया था, यहां पे भी उसी तरह से जो स्टिकी एंड्स हैं और फ्लैंकिंग साइट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी बाय यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। और यहां पे ये भी याद रखिए कि सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनेंगे, जो कि सिमेट्रिकल सीक्वेंस होते हैं ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसको जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, सारा प्रोसेस यहां पे भी उसी तरह से होगा। तो फर्क क्या आएगा कि प्लाज्मिड यानी कि बैक्टीरियल डीएनए की बजाय वायरल डीएनए को इस्तेमाल किया, और उसकी वजह से रिकम्बिनेंट डीएनए जो है उसको बना लिया गया। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जाएगा वायरल बॉडी में, या वायरस का जो कैप्सिड है, प्रोटीन कोट है, उसमें ऐड किया जाएगा, और फिर वो यूज किया जाएगा टू इंजेक्ट द बैक्टीरियल डीएनए। जो साइटोप्लाज्म है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर वायरल डीएनए को इंजेक्ट किया जाएगा। तो दैट इज इंजेक्शन। अब जैसे ही वायरल डीएनए इंजेक्ट कर दिया गया, तो ये वायरल डीएनए जो है जाके क्या करता है, मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट पर काबू पा लेता है, जिसकी वजह से लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और इट मे बिकम द पार्ट ऑफ द होस्ट डीएनए, जिसकी वजह से लाइसोजेनिक हो जाता है। तो ये दोनों हो सकते हैं। हमें यहां पे शो क्या किया गया कि अगर इंजेक्ट हुआ और मेटाबॉलिक मशीनरी पर काबू पा लिया, तो उस वजह से वायरल डीएनए अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। अब जब रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए होगी, तो क्लोनिंग ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट भी वहां पे होगी, यानी कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी भी कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी, सेम एज द कॉपीज ऑफ द वायरल डीएनए। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो मैनी वायरसेस विल बी सिंथेसाइज्ड एंड असेंबल्ड इन द बैक्टीरिया, और अल्टीमेटली जो होस्ट सेल है यानी कि बैक्टीरियल सेल है वो लाइस करेगा, और उसमें से जो वायरसेस हैं दैट कंटेन द रिकम्बिनेंट डीएनए दैट विल कम आउट। तो हम ये कह सकते हैं दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसीजर्स में, अगर हम वेक्टर यूज करें प्लाज्मिड, तो इसका मतलब बैक्टीरियल सेल का डीएनए इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर हम वेक्टर यूज करें वायरस, तो हम यूज कर रहे हैं वायरल डीएनए। दूसरे नंबर पे जो प्लाज्मिड जब यूज करेंगे तो होस्ट सेल को इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब होस्ट सेल बैक्टीरिया है, वहां पे भी होस्ट सेल क्या है, बैक्टीरिया। यहां पे होस्ट सेल की लाइसिस नहीं होगी,
जो जब प्लाज्मिड यूज करेंगे एज अ वेक्टर तो होस्ट सेल की लाइसिस नहीं है, बल्कि वो प्रॉपर अपनी डिवीजन करता रहेगा और जीन प्रोडक्ट बनाता रहेगा। लेकिन यहां पे जीन प्रोडक्ट्स भी बन सकती हैं अगर ये लाइसोजेनिक में चला जाए, लेकिन ये लाइटिक साइकिल में अगर चला जाए तो जो होस्ट सेल है वो बस्ट हो सकता है। तो ये कीन डिफरेंसेस आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि वेक्टर चेंज करने की वजह से दोनों जो प्रोसेसेस हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस में किस जगह पे डिफरेंस आ सकता है। अब जिस वक्त हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया तो इसमें हम लिविंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि होस्ट सेल को इस्तेमाल कर रहे थे जीन की आइडेंटिकल कॉपीज बनाने के लिए। लेकिन एक आर्टिफिशियल मेथड या एक मशीन के जरिए या नॉन लिविंग सिस्टम के जरिए भी आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं, और उस मेथड को नाम क्या दिया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज के लफ्ज से वाज़िया है कि यहां पे पॉलीमराइजेशन होगी, एडिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगी, यानी कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगी। इसी को कॉमनली हम पीसीआर का नाम भी देते हैं, और इसी मशीन को जो थर्मोसाइक्लर का नाम भी देते हैं, वो आगे हम बात करते हैं कि इसको थर्मोसाइक्लर क्यों कहते हैं। अब जिस वक्त पीसीआर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, दैट वाज कैरी बी मुलेस, जिन्होंने 1983 में इसको डिस्कवर किया, और इसमें उन्होंने बताया कि हम प्रोडक्शन कर सकते हैं मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ जीन बाय यूजिंग सिंगल जीन और पीस ऑफ डीएनए इन अ टेस्ट ट्यूब। यानी कि यहां पे जो मिलियंस ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस की जा सकती हैं सिंगल जीन से या पीस ऑफ डीएनए से। लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है, जो पीसीआर है, ये कभी भी जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों रिप्लेस नहीं कर सकता? ये हमेशा स्मॉलर साइज्ड जो डीएनए के मॉलिक्यूल हैं या जीन हैं उनकी कॉपीज बनाता है, लेकिन जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें लार्जर साइज के जो जीन है और जीन प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे हमें जीन प्रोडक्ट हासिल नहीं होती। जीन प्रोडक्ट से मुराद क्या है? प्रोटीन्स। तो जो जीन की प्रोडक्ट है, जो उसका एक्सप्रेशन है, वो हमें हासिल नहीं होता। इस वजह से पीसीआर की कुछ लिमिटेशंस हैं एज कंपेयर टू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो इसमें जो हमारे पास मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, सबसे पहले तो टारगेट डीएनए या सैंपल। जिस डीएनए की हम कॉपीज बनाना चाह रहे हैं उसको टारगेट डीएनए का नाम दिया जाता है, वो रिक्वायर्ड है। और वो टारगेट डीएनए जो है दैट शुड बी लेस देन 1 पार्ट इन अ मिलियन। जो एक कंप्लीट सैंपल का डीएनए है उसमें से 1 मिलियंथ जो है वो लेसर होना चाहिए साइज, यानी कि बहुत स्मॉलर स्ट्रक्चर का या स्मॉलर जीन की जो पीसीआर है वो पॉसिबल होती है एज कंपेयर टू द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें यूज होने वाला एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि टैग पॉलीमरेज है। इस टैग पॉलीमरेज को यह नाम क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज थर्मस एक्वेटिकस। और ये थर्मस एक्वेटिकस जो है ये हीट इनसेंसिटिव बैक्टीरिया होता है, मतलब ये हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकता है। अब देखिए नॉर्मली जो ह्यूमन है उसकी जो सर्वाइवल है या बेसिक मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए जो टेम्परेचर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड या अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहती हैं, तो इसका मतलब इसका ये जो एंजाइम है ये भी मेंटेन रहता है। और यहां पे ये भी याद रखिए पीसीआर में जो तमाम प्रोसेस है उसके लिए वाहिद जो एंजाइम इस्तेमाल होता है दैट इज ओनली टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज इज द ओनली एंजाइम विच इज यूज्ड इन द पीसीआर, जो कि थर्मोसेंसिटिव एंजाइम है। इसको थर्मस एक्वेटिकस से हासिल किया जाता है। तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? प्राइमर। जो प्राइमर यूज किया जाएगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। हम जानते हैं
कि जो रेप्लिकेशन है उसको स्टार्ट कभी भी डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता। टैग पॉलीमरेज एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज ही है। इसको टैग इसलिए कहा गया क्योंकि जिस बैक्टीरिया से हासिल किया उसके नाम की बुनियाद पर, वरना ये डीएनए पॉलीमरेज ही है। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? ये टैग पॉलीमरेज का पॉलीमराइजेशन, इलोंगेशन ऑफ द रेप्लिकेशन या एक्सटेंशन ऑफ द रेप्लिकेशन। लेकिन प्राइमर क्या करेगा? इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। और यहां पे जो प्राइमर यूज किया जाता है दैट इज 20 न्यूक्लियोटाइड अप्रोक्सीमेटली। 20 न्यूक्लियोटाइड का होता है। दूसरे नंबर पे ये डीएनए इन नेचर होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जबकि रेप्लिकेशन में जो प्राइमर था वो प्राइमेज की वजह से सिंथेसाइज होता था और वो आरएनए नेचर था। तो ये डीएनए इन नेचर होते हैं, यानी कि इसके न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तीसरे नंबर पे चौथा जो पॉइंट है उसमें हम डीएनटीपीज यूज करते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसमें एडिनोसिन हो सकता है, ग्वानोसिन हो सकता है, साइटोसिन और थायमिडीन। ये चारों जो न्यूक्लियोटाइड थे उनको यूज किया जाएगा, जिसको हम कॉमनली कहते हैं डीएनटीपीज। एन जो है वो रिप्लेस कर सकता है डीएटीपीज, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी। तो यहां पे हमने उसको कॉमनली लिख दिया डीएनटीपीज। और उसके साथ साथ कुछ बफर एंड मैग्नीशियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों पॉइंट जो हैं वो हमारी बुक में नहीं है, लेकिन ये इसमें इस्तेमाल होते हैं। आप इसको जो है स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए इनको लिखा कि ये भी प्राइमर का जो इसका पीसीआर का हिस्सा होते हैं। अब इसको यूज करने के लिए जो मैकेनिज्म है, बड़ा सादा सा मैकेनिज्म हमारी बुक में दिया गया कि हमारे पास एक पीस ऑफ डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है कि जो दोनों स्ट्रैंड जो है कॉइल है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एंटी पैरेलल स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उन दोनों को अलहदा किया जाए। अलहदा होना यानी कि यहां पे डीनेचुरेशन का मतलब क्या होगा? ब्रेक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए रिक्वायर्स द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड तोड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा या कोई और बॉन्ड तोड़ेगा। तो याद रखिए, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए इज डन बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से डीएनए का कौन सा स्ट्रक्चर लॉस होगा? तो दैट विल बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल बी लॉस्ट। प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व रहेगा, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रेट स्ट्रैंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। तो वो स्ट्रेट स्ट्रैंड तो मौजूद है, जो उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना था, हेलिक्स बना हुआ था, उसको खत्म कर दिया गया। तो उस डीनेचुरेशन के लिए हम हीट करते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, और 1 मिनट तक हीट करने से डीनेचुरेशन हो जाती है। इस मशीन के अंदर तो ये करते हैं, लेकिन आपको याद है कि रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म के दौरान डीनेचुरेशन के लिए या अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हुआ था? तो वहां पे एंजाइम था हेलिकेज। यहां पे क्या है? हीट। तो इसका मतलब अल्टरनेट यूज किया गया, एनालॉग यूज किया गया। वहां पे एंजाइम था रेप्लिकेशन में अनकॉइलिंग के लिए, यहां पे अनकॉइलिंग के लिए क्या है? हीटिंग का प्रोसेस है। सो फर्स्ट स्टेप इज द डीनेचुरेशन। जब डीनेचुरेशन हो गई, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए, तो उसके बाद इसको कूल डाउन किया जाता है, क्योंकि हीटिंग के दौरान टेंपरेचर बहुत ज्यादा हो गया था। उसको कूल डाउन किया जाता है ताकि प्राइमर जो है उसकी अटैचमेंट हो सके। और प्राइमर की जो अटैचमेंट है एट द साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन विल बी इनिशिएटेड, उस अटैचमेंट को नाम दिया जाता है अनिलिंग। अब जिस वक्त ये अटैच होंगे, तो इस अटैचमेंट की वजह से जो रेप्लिकेशन है वो इनिशिएट हो गई। और ये भी याद रखिए कि इन केस ऑफ द पीसीआर, दोनों साइडों पर, यानी कि एक स्ट्रैंड ये है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दोनों स्ट्रैंड्स की इकट्ठी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और दोनों स्ट्रैंड्स पर सेपरेट प्राइमर बनते हैं। एक को हम नाम देते हैं फॉरवर्ड प्राइमर और एक को नाम देते हैं रिवर्स प्राइमर, जिस वजह से यहां पे रेप्लिकेशन से एक और डिफरेंस आ गया कि यहां पे लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड नहीं बनेंगे।
और उसके साथ साथ यहां पे कोई ओकाज़की फ्रेगमेंट्स भी फॉर्मेशन नहीं होगी, जबकि रेप्लिकेशन में ये दोनों प्रोसेस हुए थे। अब जैसे ही प्राइमर अटैच हो गए तो उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा इसका, दैट विल बी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि अब पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज जो है वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा और ये जो है जहां पे प्राइमर अटैच हुआ था उससे आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था उससे दो मॉलिक्यूल बन गए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के या डुप्लेक्स के। तो इसका मतलब एक डीएनए के मॉलिक्यूल से दो डीएनए के मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो एक्चुअल टाइम लगा इन दिस कंडीशन, हीटिंग के लिए 1 मिनट था, कूलिंग के लिए 2 मिनट यूज किए और डीएनए पॉलीमरेज ऐड करने के बाद वेट किया 1.5 मिनट। तो ये जो प्रोसेस है पूरा मैकेनिज्म कितनी देर में हो गया? अप्रोक्सीमेटली 4.5 मिनट में। जो हमारी बुक की डायग्राम है इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाइम जो है वो एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड होता है। अप्रोक्सीमेटली 4.5 मिनट जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। इस प्रोसेस में एक और बात कि जब हम डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं तो उस दौरानिये में हम एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बनाते हैं, तो उसमें 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं। यहां पे एक ही टाइप जो है वो यूज हुई जो कि टैग पॉलीमरेज। इसके साथ साथ यहां पे जो डीएनए पॉलीमरेज ने अपनी एक्टिविटी की है, यहां पे हमने लिखा है ऐड डीएनए पॉलीमरेज। ऐड का मतलब हरगिज ये नहीं है कि उस मशीन में इस टाइम पे ऐड किया जाएगा, बल्कि जिस वक्त ये पीसीआर का प्रोसेस हम शुरू करने लगते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सारे मटेरियल जो है वो ऐड कर देते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज किया जाता है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाता है और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज यहां पे ऐड नहीं किया, बल्कि जिस वक्त ये प्रोसेस शुरू किया था उसी वक्त ऐड कर दिया था। यहां पे ऐड होने का मतलब क्या है कि वो अपने स्ट्रैंड के साथ अटैच होगा और अपनी पॉलीमराइजेशन यानी कि अपनी फंक्शनल एक्टिविटी को शुरू करेगा इस पोजीशन पे। जब एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बन गए तो ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा और हर साइकिल के बाद 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे। इसका मतलब हमें यहां पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 साइकिल के बाद कितने डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो एक साइकिल से एक मॉलिक्यूल से 2 बने थे यानी कि 2 गुना हुए थे, और जब 2 साइकिल चलेंगे तो 4 गुना हो जाएंगे, 3 साइकिल चलेंगे तो 8 गुना हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें यह पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल अगर आपके पास मौजूद है तो उससे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे आफ्टर 5 साइकिल्स ऑफ पीसीआर। तो आपको पता होना चाहिए 1 से 2 बने थे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, तो 5 साइकिल हुए तो 32 बन जाएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल को चेंज करके एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल से कितने पीसीआर के जो रिएक्शन चलने की वजह से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। तो यह भी आपको अंदाजा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पीसीआर जो है ये एडवांस फॉर्म तो थी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। ये कंप्लीटली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को रिप्लेस नहीं कर सकी। उसकी वजह क्या थी कि ये वाला जो प्रोसेस है स्मॉलर पीस ऑफ डीएनए को तो कॉपी कर सकता था, लेकिन लार्जर के लिए हमें अभी भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से जो जीन प्रोडक्ट है, प्रोटीन्स हासिल करनी है, तो हमें अभी भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ती है। पीसीआर से हम जीन प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन्स आइसोलेट नहीं कर सकते। इन दोनों प्रोसेस को कंपेयर करने के लिए जो कि जनरल कंपैरिजन है उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जीन क्लोनिंग के जैसे कि आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन प्रोड्यूस करना है। जैसे मैंने स्टार्ट में ये कहा कि जीन क्लोनिंग जो है वो एक्चुअली एक मॉलिक्यूलर क्लोनिंग है। इसके अलावा हम ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग या सेल की क्लोनिंग जैसे कि बैक्टीरियल सेल है उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जीन क्लोनिंग तो हमारे पास 2 मेजर वेज हैं। ये हम वेज के तौर पर यूज करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ पीसीआर। तो इसका मतलब हम कहते हैं 2 पॉसिबल वेज।
अब जिस वक्त हम पॉसिबल वेज का जिक्र कर रहे हैं तो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है वो एक अर्लियर मेथड है और पीसीआर समवट एडवांस मेथड है। जब दोनों को हम कंपैरिजन करें तो सबसे पहले जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, दैट इज एक्चुअली एम्स टू सिंथेसाइज डीएनए विच कंटेन डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। इसका पर्पस ये था कि टू डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए जो है उसको जो है कंबाइन किया जाए, इसी वजह से इसको रिकम्बिनेंट डीएनए का नाम दिया गया। और उसके मुकाबले में जो पीसीआर है ये एक थर्मोसाइक्लर था जो कि हीट इनसेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है वो हीट इनसेंसिटिव थर्मस एक्वेटिकस से हासिल किया गया बैक्टीरियल एंजाइम है जो कि टैग पॉलीमरेज कहलाता है। तो इसीलिए हम इसको मशीन या थर्मोसाइक्लर का नाम देते हैं, जो कि यूज किया जाता है टू मेक मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। यानी कि यहां पे सिर्फ डीएनए की रेप्लिकेशन की जाएगी और यहां पे टू डिफरेंट सोर्सेस को जो है वो यूज किया जाएगा टू मेक अनदर डीएनए, जिसको रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए का नाम देते हैं। तो ये कहलाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म काइमेरिक डीएनए और रिकम्बिनेंट डीएनए। दूसरे नंबर पे जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कहा गया, पीसीआर के पैराग्राफ में लिखा गया कि एक्चुअली जो अर्लियर मेथड यूज किए जा रहे थे, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी था वो टाइम कंज्यूमिंग था और एक्सपेंसिव था। उसके मुकाबले में जो पीसीआर है ये शॉर्ट टाइम में है, स्पीडी वर्क है और इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर ही मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं। लेकिन यहां पे एक बात याद रखिए, इसकी वजह से रिकम्बिनेंट डीएनए से अनलिमिटेड कॉपीज ऑफ जीन्स प्रोड्यूस होंगी, लेकिन जब हम पीसीआर यूज करेंगे तो वहां पे लिमिटेड कॉपीज जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। अगर उसको ज्यादा प्रोलॉन्ग किया जाए तो उसमें एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि रिकम्बिनेंट डीएनए में एरर्स के चांसेस मिनिमम होते हैं, यहां पे लिविंग सिस्टम को क्योंकि इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तीसरे नंबर पे देखिए तो ये ऑल काइंड्स ऑफ जीन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हम कंप्लीट जीन और उसके जीन प्रोडक्ट्स को, लार्जर जीन हो स्मॉलर हो डजंट मैटर, रिकम्बिनेंट डीएनए में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि यहां पे स्मॉलर जीन्स और पर्टिकुलरली अगर कहें तो स्मॉलर डीएनए पीस, पीसीआर के केस में पीस ऑफ डीएनए या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी लिमिटेड कॉपीज जो है प्रोड्यूस की जाती हैं, जबकि यहां पे हम कहते हैं अनलिमिटेड कॉपीज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी हम कहते हैं कि एंड प्रोडक्ट जो है दैट कैन बी अ क्लोन्ड जीन एंड इट्स प्रोडक्ट एज अ प्रोटीन, यानी कि इसका जो एंड प्रोडक्ट हासिल करेंगे वो जीन भी हो सकता है और जीन प्रोडक्ट भी हो सकती है। जबकि पीसीआर का एंड प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सिर्फ जीन्स होंगी, यहां पे प्रोटीन नहीं बनेगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रेप्लिकेशन भी होगी, ट्रांसक्रिप्शन भी होगी और ट्रांसलेशन भी होगी, लेकिन पीसीआर इज जस्ट आइडेंटिकल टू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। वहां पे ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए जीन प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं हो रही। उसके बाद देखिए तो इसके केस में हम लिविंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा एज अ प्लाज्मिड और होस्ट सेल बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लिविंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जीन्स की कॉपीज बनाने के लिए और जीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि यहां पे टेस्ट ट्यूब के अंदर ये एक्टिविटी की जाती है, जिसमें हम ये बात देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब में एक मशीन के अंदर रख के तो उसको जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होता है। ये वाला प्रोसेस क्योंकि लिविंग सिस्टम में है इसलिए इन विवो है, यूजुअली आमतौर पर ये इन विवो है, यानी कि लिविंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ये एक्टिविटी जो है वो इन विट्रो एक्टिविटी है, जो कि टेस्ट ट्यूब एक्टिविटी कंसीडर की जाती है। तो इसका मतलब जो पीसीआर है वो एडवांस तो जरूर है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, उसकी अपनी वर्थ मौजूद है। जबकि पीसीआर जो है उसकी अपनी एक वर्थ है जो कि मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने प्रीवियसली ये बात जो है वो कंफर्म की कि पीसीआर और रेप्लिकेशन में भी डिफरेंस मौजूद है। रेप्लिकेशन में हर स्टेप के लिए एंजाइम चाहिए था, जैसा कि हेलिकेज चाहिए था, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए थी, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था, लाइगेज चाहिए था और डिफरेंट एंजाइम जो हम रिक्वायर्ड थे। लेकिन जो पीसीआर है उसके अंदर सिर्फ एक एंजाइम रिक्वायर्ड है, दैट इज टैग पॉलीमरेज। इसके अलावा बाकी तमाम एक्टिविटीज जो हैं
वो किसके जरिए हो रही है, जैसे हेलिकेज की एक्टिविटी वहां पे कौन कर रहा है, हीट, इसीलिए हम इसको हीट इनसेंसिटिव प्रोसेस का नाम भी देते हैं, जो कि थर्मोसाइक्लर का नाम भी दिया जाता है। सो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पीसीआर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे पीसीआर और रेप्लिकेशन, इन दोनों में कौन से डिफरेंस हैं ये भी पता होने चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू को बेहतर अंदाज में सॉल्व किया जा सके। हमारे आज के लेक्चर में इससे तीसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्चुअली द जीन थेरेपी एंड डीएनए एनालिसिस एंड फिंगरप्रिंटिंग। तो उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखेंगे और डीएनए एनालिसिस। एक्चुअली डीएनए एनालिसिस जो है वो डीएनए टेस्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में या डीएनए एनालिसिस या डीएनए टेस्ट में हम एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो है उसको कंपेयर कर रहे होते हैं विद एनी अदर सीक्वेंस टू मेक सम प्रोसेसेस लाइक एज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, फॉसिल रिकॉर्ड की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको चेक करने के लिए, या मुख्तलिफ वायरल इंफेक्शन जो हैं उनकी डिटर्मिनेशन के लिए ये प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो समराइज्ड प्रोसेस है वो किस तरह से है, इसमें कुछ मैंने जो स्टेप्स हैं जो हमारी बुक में डायग्राम बनी है उसके जो सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं उनको यहां पे शो किया। सबसे पहले हमें क्या करना है, डीएनए आइसोलेट करना है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सेल। अब एक्चुअली हम क्योंकि कंपैरिजन करना चाह रहे हैं डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस का, ताकि उनमें सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस को डिटरमिन कर सकें, तो इसलिए हमें डिफरेंट सोर्सेस से डीएनए आइसोलेट करना है। और उसको आइसोलेट करने के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस होगा उस पे वो क्या है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की मदद से उससे RFLPs बनाए जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ RFLPs बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो है वो पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस से कट करेंगे। अगर डिफरेंट सोर्सेस से डीएनए होगा तो उसमें लोकेशन ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डिफरेंट प्लेसेस पे होगी, जिस वजह से लार्जर और स्मॉलर यानी कि वेरिएबल लेंथ के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो टूटेंगे, जिस वजह से हम कहते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैनी साइज के जो लेंथ के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। अब जिस वक्त RFLPs मिले तो उन RFLPs को कहां पे लाया जाएगा, एक प्रोसेस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। हम करते क्या हैं, इसमें हमारे पास एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन होती है जिसमें हम एक पर्टिकुलर जो जेल है, एगरोज जेल पर्टिकुलरली, इसमें जो है वो रखते हैं और डीएनए सैंपल को लोड किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे जो डीएनए सैंपल 1 था उसको RFLPs बनाए और उन सबको लोड कर दिया इस प्लेस पे, 2 को सेकंड पे और थर्ड को थर्ड प्लेस पे। तो वो जो वाल्स बने थे उसमें वेल्स बने थे उनमें हमने डीएनए सैंपल लोड कर दिए। अब लोड करने के बाद जो है प्रोसेस किया जाएगा, एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिसिटी है चार्ज दिया जाएगा। अब हम जानते हैं डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो हमने इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के एक साइड पे एनोड और दूसरी साइड पर कैथोड जो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए अटैच किया। अब जिस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जब इसकी मूवमेंट हो रही है तो मूवमेंट की जो स्पीड है वो डिपेंड किस पे करेगी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मोलेकुलर वेट। क्योंकि चार्ज सेम होगा, नेचर ऑफ डीएनए सेम होगी, लेकिन फर्क कहां पे आएगा, साइज ऑफ द फ्रेगमेंट्स जो कि RFLPs की वजह से बने हैं। तो डिफरेंट वेरिएबल लेंथ के फ्रेगमेंट्स हैं, इसलिए मोलेकुलर साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जिसका मोलेकुलर साइज ज्यादा होगा वो स्लो मूव करेगा और जिसका मोलेकुलर साइज कम होगा वो फास्ट मूव करेगा। और उस मूवमेंट की वजह से जो इस एरिया में डीएनए सैंपल जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे आ जाएगा।
अब यहां पे इस पोजीशन तक हमें डीएनए का मॉलिक्यूल नजर नहीं आ रहा या बैंड्स नजर नहीं आ रहे कि वो किस जगह पे बने हैं। जैसे ही ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस कंप्लीट किया, वो फ्रेगमेंट जो है वो सेपरेट हो गए और सेपरेशन के बाद इसको हम ब्लॉटिंग के प्रोसेस में लाएंगे, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के, जिसमें हम वो जेल जो है उसको ट्रांसफर करेंगे मेम्ब्रेन पे और डीनेचर्ड डीएनए जो है वो किया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर किया जाएगा और उसके बाद डीएनए डीनेचरेशन की जाएगी। अब यहां पे जरा कंफ्यूजन आती है कि हमारी जब हम बुक की डायग्राम देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि दैट सबस्ट्रेट या दैट सब्सटेंस इज ट्रांसफर्ड टू द मेम्ब्रेन एंड देन डीएनए डीनेचर्ड। लेकिन जब हम अपनी उस डायग्राम की कैप्शन देखते हैं तो उसमें पॉइंट जो है इस तरह से लिखा गया है कि हमें लगता है कि डीएनए डीनेचर पहले हुआ है और ट्रांसफर बाद में हुआ। तो ये याद रखिए कि हमेशा पहले ट्रांसफर होगी और उसके बाद डीनेचरेशन का प्रोसेस होगा एट द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस में ट्रांसफर टू द मेम्ब्रेन जो किया जाता है इसको एक्चुअली ब्लॉटिंग का नाम दिया जाता है। और अगर मैं स्पेसिफाई करूं कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करना एक्चुअली सदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। ये डिफरेंट टाइप की डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के लिए जो ट्रांसफर किया जाता है उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें सदर्न है, नॉर्दर्न है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। तो हमारी बुक में एज सच इनके नाम नहीं दिए गए, लेकिन ये जरूर मेंशन किया गया दैट विल बी ब्लॉट ऑन द मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ब्लॉटिंग। अब जिस वक्त ब्लॉटिंग हो गई, डीनेचरेशन हो गई, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोब स्प्रे करते हैं। और ये प्रोब हमेशा रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव प्रोब जो है वो स्प्रे किया जाएगा ताकि जहां से डीनेचरेशन हुई है, डीएनए के मॉलिक्यूल सेपरेट हुए हैं, तो प्रोब जो है एक्चुअली टू सर्च, हमने जब जीनोमिक लाइब्रेरी पढ़ा तो उसमें भी हमने प्रोब का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया था, दैट इज एक्चुअली टू सर्च, फाइंडर है। तो जिस जिस जगह पे उसका रिलेटेड सेगमेंट होगा, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, वहां पे जाके प्रोब अटैच हो जाएगा। अब प्रोब की अटैचमेंट को नाम दिया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि वो सिंगल स्ट्रैंड जो हुआ था डीनेचरेशन की वजह से, वो फिर से स्ट्रैंड जुड़ना शुरू हो जाएंगे प्रोब के साथ और डबल स्ट्रैंडेड बनना शुरू हो जाएगा, जिसको नाम दिया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी, यानी कि इस प्रोसेस के जरिए ऑटो रेडियोग्राफ या ऑटो रेडियोग्राम जो हम पेपर हासिल करेंगे उसके जरिए हम ये जान सकेंगे कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो किस किस जगह पे मौजूद थे। जैसे डायग्राम में देखें, ट्रांसफर हुआ मेम्ब्रेन पे, अब उस मेम्ब्रेन के ऊपर हमने स्प्रे किया किसको, प्रोब को, और फिर उसके बाद उस मेम्ब्रेन को जो है ऑटो रेडियोग्राफ में फिल्म के ऊपर जो है वो ट्रांसफर किया, जिसमें मेम्ब्रेन के ऊपर जो मौजूदा सेगमेंट्स थे उसका स्केच किस पे आ गया, ऑन द फिल्म। और वो किस सूरत में आए, डार्क बैंड्स की सूरत में। ये डार्क बैंड जो हैं वो जैसे हमने ऊपर 1 2 3 सोर्स थे उसी तरह से ये सोर्सेज आ जाएंगे और इनकी जो लोकेशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, जो नियर द सेगमेंट होगा, जो जिस बैंड पे हमने ऐड किए थे इसके करीब जो होगा वो लॉन्गर है और जो इससे दूर मूव कर जाएगा वो शॉर्टर है। जैसे मैंने कहा था कि इसकी जो मूवमेंट है वो डिपेंड किस पे करती है, मोलेकुलर वेट पे। जितना मोलेकुलर वेट ज्यादा होगा मूवमेंट उतनी स्लो होगी और जितना मोलेकुलर वेट कम होगा उतनी मूवमेंट स्पीड अप होगी। तो जो लार्जर सेगमेंट होंगे, लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होंगे, वो नियर रह जाएंगे, करीब रह जाएंगे जिस जगह पे हमने डीएनए ऐड किया था बल्ब के अंदर, और जो शॉर्टर हैं वो अवे मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो बैंड्स हैं वो हमें अपीयर हो जाएंगे और हम आसानी से ये डिटरमिन कर सकेंगे कि जो तीनों सोर्सेस के डीएनए हैं वो एक दूसरे के साथ कितने कंपैटिबल हैं, यानी कि तीनों का एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस किस बुनियाद पे हैं। अब ये जो फिनोमिना हमने पढ़ा इसमें सीक्वेंसेस कहां से स्टार्ट हुए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज and then reading of the similarities and differences of different sources of DNA। इस प्रोसेस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ।
जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस के जरिए हम डीएनए एनालिसिस या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, इसी को डीएनए टेस्ट का नाम भी दिया जाता है। इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है या हम प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेशन इसकी किस तरह से देखते हैं, तो सबसे पहले कहा गया कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं चाइल्ड्स डीएनए का विद दैट ऑफ हिज पेरेंट्स। अब अगर हमारे पास जो सोर्स है, डीएनए के 3 सोर्सेज हैं, एक फादर से है, एक मदर से है और एक चाइल्ड से है। हम ये कंपैरिजन करना चाहते हैं कि जो चाइल्ड का डीएनए है वो कितना फादर के साथ मिलता है और कितना मदर के साथ मिलता है। तो इस प्रोसेस में मैंने ये जो डायग्राम बनाई, इसी डायग्राम को अगर मैं स्ट्रेट फॉर्म में यहां पे यू ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जांपल ये इस सूरत में। अब अगर इस जगह पे इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद और ऑटो रेडियोग्राम में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने डीएनए लोड किया था चाइल्ड का, उसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर आगे फादर का और मदर का। अब जिस वक्त ये मैंने यहां पे डीएनए लोड किए थे और लोड करने के बाद ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने के बाद बैंड्स आए। अब बैंड्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे आ गए। फॉर एग्जांपल इस तरह से बैंड्स बन गए चाइल्ड के केस में, इसी तरह से फादर के केस में जो है वो इस जगह पे बैंड्स बन गए, और मदर के केस में जो है यहां पे यूं बैंड जो है उनकी फॉर्मेशन होगी। अब इन बैंड्स को जब आप रीड करते हैं तो कुछ बैंड्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिक हैं। चाइल्ड के केस में वो यूनिक बैंड किस वजह से बनेंगे? ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि मदर और फादर के जो डीएनए हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर हुई थी एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जिस वजह से कुछ यूनिक सीक्वेंस बन जाएंगे। इसका मतलब कुछ ऐसा पार्ट होगा जो कि मदर और फादर दोनों के साथ नहीं मिलता होगा। हम ये जानते हैं कि मदर और फादर से 50-50% डीएनए जो है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर हम ये डीएनए सीक्वेंसिंग के जरिए यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए जब जानने की कोशिश करेंगे तो 50% मैच नहीं करेगा फादर के साथ, बल्कि लेस देन 50% फादर के साथ मैच करेगा, लेस देन 50% मदर के साथ मैच करेगा, और a fraction, a small amount of DNA fragments या RFLPs यूनिक होंगे जो कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से बने हैं। तो यहां पे आप देखिए कुछ ऐसे हैं जो कि मदर के साथ मैच कर रहे हैं चाइल्ड के, कुछ फादर के साथ मैच कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को रीड करने के लिए हम कंप्यूटराइज्ड जो प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए लोअर साइड से अपर साइड की तरफ रीड किया जाता है और देखा जाता है कि कौन कौन से सेगमेंट मैच कर रहे हैं, और उस वजह से परसेंटेज डिटरमिन की जाती है कि मदर से जेनेटिक मटेरियल कंजर्व्ड कितना ऑफस्प्रिंग की तरफ आया, इसी तरह से फादर से कितना ऑफस्प्रिंग की तरफ कंजर्व्ड आया, और कितनी रिकंबिनेशन हुई है या क्रॉसिंग ओवर हुई है जिसकी वजह से यूनिक डीएनए जो है वो बना है। तो इस प्रोसेस के जरिए हम जो जान सकते हैं मदर और फादर का डीएनए का कंपैरिजन चाइल्ड के साथ। दूसरे नंबर पे देखिए तो दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन और आइडेंटिफाई द सस्पेक्टेड रेपिस्ट। अब अगर किसी भी पर्सन का जो एक रेपिस्ट है, सस्पेक्टेड रेपिस्ट है, उसको हम अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस मदद से, इस एक्सपेरिमेंट से या प्रोसीजर से मदद ली जा सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पर्सन था जो कि इन्फेक्टेड थी फीमेल, उसका हमने विक्टिम जो था उसका ब्लड ले लिया। अब उसके ब्लड को हमने इस सारे प्रोसीजर से प्रोसीड किया तो यहां पे ये सारा जो सेगमेंट्स हैं बैंड्स उसके अपीयर हो गए। इसी तरह से हमने जो स्पेसिमेन फ्रॉम द स्किन, अब अगर किसी किस्म का हमें जब भी हम ये प्रोसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड चाहिए होगा या उसके सेल्स चाहिए होंगे, इसी तरह से जो विक्टिम है उसके सेल चाहिए होंगे, और जिस जगह पे ये क्राइम हुआ उस जगह से हम मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन जो है या स्ट्रक्चर इकट्ठे करते हैं। जैसे बुक में एग्जांपल दी गई कि जब ये प्रॉब्लम या ये क्राइम हो रहा था तो जो विक्टिम है उसने अपने डिफेंस में उस पर्सन के बाल नोचे या उसके चेहरे पे हाथ मारा तो उसके नाखूनों में नेल्स के अंदर कुछ स्किन के सेल्स आ गए। इसी तरह से जो बाल टूटे, उन हेयर्स की जो बेस थी, जो हेयर का जो व्हाइटिश पार्ट होता है एंड पे, वो एक्चुअली हेयर फॉलिकल,
उसमें भी जो स्ट्रक्चर है सेल का या न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसी तरह से एक सिंगल स्पर्म जो है अगर हमें वहां से मिल जाए तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है टू कलेक्ट द डीएनए। तो एक्चुअली डिफरेंट वेज से जो स्पेसिमेन है कलेक्ट किया जा सकता है। वो स्किन सेल्स हो सकते हैं, वो हेयर्स हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ और स्ट्रक्चर जो है वो हो सकते हैं जिससे हम स्पेसिमेन ले सकते हैं जिसके जो कि विक्टिम की बॉडी पे था। तीसरे नंबर पे हमें जिन पे सस्पेक्ट था वो 2 पर्सन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 या 20 भी हो सकते हैं। हमने एग्जांपल ली 3 सस्पेक्ट के जिनके ऊपर शक था कि ये इस क्राइम में इन्वॉल्व है। अब हमने वो चारों के बैंड्स जो हैं वो बनाए और उन बैंड्स को कंपैरिजन किया। अब देखिए जो विक्टिम्स ब्लड है इसको इसके साथ कंपेयर करने की जरूरत क्यों थी, ताकि ये कंफर्म हो सके कि जो विक्टिम की बॉडी के सेल्स हैं वो स्पेसिमेन नहीं है। ऐसा ना हो कि हम गलती से वो स्पेसिमेन जो है जो कलेक्ट करें वो गलत हो और वो विक्टिम की बॉडी का ही पार्ट हो। तो हमें एक्चुअली स्पेसिमेन कलेक्ट करना है वो हिस्सा या वो सेल्स जो कि सस्पेक्टेड में से किसी एक के हों। अब आपने वो चारों जो है वो प्रोसेस किए तो ये सस्पेक्टेड स्पेसिमेन जो है, स्पेसिमेन जो था हमारे पास उसको विक्टिम ब्लड के साथ और इन तीनों के साथ कंपैरिजन करेंगे। यहां पे अब जो सबसे ज्यादा इस प्रोसेस में कंपेरेबल होगा उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। मतलब ये डीएनए टेस्ट जो है वो एक पावरफुल टूल है ताकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सके। जैसे आप देखें कि जो सस्पेक्टेड रेपिस्ट नंबर 1 है उसका डीएनए तकरीबन ज्यादा जगहों पर मैच कर रहा है एज कंपेयर टू अदर्स। तो इस वजह से हम इस पॉइंट के जरिए ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। अब यहां पे हम इसको फाइनल रिजल्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपने जो सस्पेक्टेड पर्सन जिनसे ब्लड लिया हो सकता है कि वो उनके साथ वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व ही ना हो, तो उनका भी कुछ हद तक डीएनए जो है वो मैच कर सकता है क्योंकि ह्यूमन की स्पीशी तो सेम है, कुछ पार्ट तो डीएनए का कंजर्व्ड है सारे में। तो इसका मतलब आप इस डीएनए टेस्ट को 100% फाइनल रिजल्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक पावरफुल टूल के तौर पर जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है और इस प्रोसेस के जरिए आप क्रिमिनल तक पहुंचने में एक स्ट्रॉन्ग हेल्प जो है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से हम पैटर्निटी को भी जो है वो डिटरमिन करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारी बुक में एग्जांपल दी गई कि अगर एक चाइल्ड जो है वो हॉस्पिटल में प्रोड्यूस हुआ और नर्सेज ने उनको मिक्स कर दिया या कंफ्यूजन हो गई कि ये चाइल्ड किन का है, तो अब पेरेंट्स जो हैं वो 2 पेयर्स हैं, एक फादर और मदर एक चाइल्ड के हैं और एक फादर और मदर दूसरे चाइल्ड के हैं। दोनों में से पता नहीं है कि कौन सा जो है वो ऑफस्प्रिंग किसका है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी इसी तरह से एक जो वल्व होगा उसके अंदर चाइल्ड 1 C1 कंसीडर कर लेंगे, दूसरे में C2 कंसीडर कर लेंगे, फिर F1, F2, M1 और M2। तो एक्चुअली दोनों मदर का भी कंपैरिजन हो जाएगा, दोनों फादर का भी और चाइल्ड का भी, जिससे हम जो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे इसके जरिए जो है वो आसानी से चेक किया जा सकता है कि जो रियल पेरेंट्स हैं, पैटर्निटी है वो उस चाइल्ड की वो किससे है। क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी क्या कोई पेरेंट चेक करने के लिए कोई मेथड मौजूद है? तो जी है, दैट इज द ब्लड टेस्ट। यानी कि सबसे पहले कॉमनली ब्लड टेस्ट किया जाता है कि ऑफस्प्रिंग का मदर और चाइल्ड के साथ रिलेशन चेक करने के लिए, लेकिन बाजुकात हम ब्लड टेस्ट की वजह से इफेक्टिवली जो रियल पेरेंट्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाते और फिर हमें उससे बेहतर टेस्ट जो है जिसको डीएनए टेस्ट कहा जाता है ये परफॉर्म किया जाता है। तो इसका मतलब पैटर्निटी चेक करने के लिए 2 प्रोसेस जो हैं वो किए जा सकते हैं, एक तो ब्लड टेस्ट और दूसरा डीएनए टेस्ट। एडवांस कौन सा है या बेहतर कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कौन देगा, दैट विल बी डीएनए टेस्ट। तो ये डिफरेंट वेज जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और पैटर्निटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। अगर हम इंपॉर्टेंस देखें पीसीआर एंड डीएनए एनालिसिस की, तो इसको हम पीसीआर के रेफरेंस से डीएनए एनालिसिस को कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको हम वायरल इन्फेक्शंस को जानने के लिए
जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि अक्सर लैब्स के बाहर जो है वो लिखा होता है कि यहां पीसीआर टेस्ट किए जाते हैं, हेपेटाइटिस के लिए पीसीआर टेस्ट किए जाते हैं। तो एक्चुअली जो भी वायरल इंफेक्शन है उसके लिए ये टेस्ट जो है पीसीआर का, जो कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके बाद उसके सीक्वेंस को डिटरमिन करके या कंपेयर करके जो है वो हम एक जो प्रोसेस है वो हासिल करते हैं। इसी तरह से आजकल जो रिसेंटली बहुत ज्यादा हद तक प्रॉब्लम है कोरोना वायरस की, उसके लिए भी जो टेस्ट किया जा रहा है, जो हम कहते हैं कोरोना पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, तो दैट इज आल्सो द पीसीआर टेस्ट। इसमें भी हम ब्लड हासिल करते हैं, सैंपल हासिल करते हैं, स्वैब हासिल करते हैं, जो कि प्रॉपर वे से नेजल स्वैब है या ऑरल स्वैब है, उस स्वैब के जरिए जो है वो उसमें वायरस की जो आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आरएनए जो की जाती है, तो वो भी एक टेस्ट जो है वो पीसीआर टेस्ट कहलाता है। तो इसका मतलब वायरल इंफेक्शंस को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। कुछ को जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जानने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और कैंसर की जो डायग्नोसिस है उसके लिए भी पीसीआर को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये डिफरेंट जो डिजीजेस हैं उनको देखने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह से क्रिमिनल्स इन फोरेंसिक लेबोरेटरीज, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मैंने ऊपर कंप्लीट इसकी एग्जांपल दी। और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन और प्लांट्स, ये दोनों प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम ये जान सकें कि इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो कौन थे। और उसके लिए हमारे बुक में मेंशन किया गया कि अप्रोक्सीमेटली 76,000 ईयर्स ओल्ड ममीफाइड ह्यूमन ब्रेन से हम डीएनए आइसोलेट करने में कामयाब हुए। इसी तरह से जो फॉसिल्स हैं, जो प्लांट फॉसिल्स हैं, उसमें 17 to 20 मिलियन ओल्ड प्लांट फॉसिल से डीएनए आइसोलेट किया जा सका। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं और उसको आज के दौर में मौजूदा प्लांट्स के साथ, प्लांट के डीएनए को प्लांट के साथ और एनिमल के डीएनए को एनिमल के साथ जब कंपेयर करेंगे, तो हम ये जान सकेंगे कि दोनों के डीएनए में सिमिलैरिटीज कितनी थी, और उस सिमिलैरिटी की वजह से अल्टीमेटली जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, उस सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर हम एवोल्यूशनरी हायरार्की बनाने का भी जो कॉन्सेप्ट है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये डीएनए एनालिसिस के बहुत सारे ऐसे हमारे पास इंपॉर्टेंस है जिसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और ये फोरेंसिक साइंसेस में एक पावरफुल टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीन थेरेपी, उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक्चुअली एक ट्रीटमेंट का मेथड है जिसमें हम डिजीज को ट्रीट करते हैं बाय रिप्लेसिंग द फॉल्टी जीन विद नॉर्मल जीन। हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं टू ट्रीट अ डिजीज, जिसमें हम ड्रग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं, या जीन थेरेपी का प्रोसेस जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जीन थेरेपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कहते हैं देयर इज नो एनी डिसएडवांटेज, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये तमाम डिजीजेस के लिए अभी तक 100% अप्लाई नहीं किया जा सका, जिस वजह से हम इसकी बजाय ड्रग ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी जो है उसका हमें सहारा लेना पड़ता है। अब अगर डेफिनेशन देखें तो मैंने डिफाइन किया कि इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू ह्यूमन सेल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर, या रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन विद नॉर्मल जीन, दैट विल बी कॉल्ड एज अ जीन थेरेपी। और इसमें जो जीन थेरेपी के प्रोसेस के लिए मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो दो किस्म के मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज इन विट्रो, या जिसको एक्स विवो भी कहा जाता है, एंड सेकंड इज इन विवो। तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज इन विट्रो जीन थेरेपी। इन विट्रो जीन थेरेपी के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप लोअर डायग्राम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं इन विट्रो में एक्चुअली कहा जाता है कि बॉडी से सेल्स को एक्साइज किया जाए, और लैब के अंदर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर या पेट्री डिश के अंदर अगर हम उसका जीन रिप्लेस करने के बाद दोबारा से उसको बॉडी में इंसर्ट करें, यानी कि जो इंसर्शन ऑफ जीन है वो आउटसाइड द बॉडी हो, तो उसको नाम दिया जाएगा इन विट्रो। और अगर इंसर्शन ऑफ जीन इनसाइड द बॉडी मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाए तो उसे कहा जाता है इन विवो जीन थेरेपी। जैसे जो ये प्रोसेस देखें तो एक्चुअली ह्यूमन बॉडी से जो हमें डिफेक्टिव सेल्स थे हम उनको सेपरेट करते हैं और स्पेशली स्टेम सेल्स को रिमूव किया।
अब स्टेम सेल्स को जब रिमूव किया तो उनमें डिफेक्टिव जो जीन्स थे उनको रिप्लेस करने के लिए इसको ट्रीट किया किससे, अ मॉडिफाइड रेट्रोवायरस, एक आरएनए वायरस में जब हमने अपना जीन इंसर्ट कर दिया हुआ था तो उसके बाद इसको जो है वो इसमें यूज किया जाएगा ताकि हमारा जीन जो है वो इसमें ऐड हो। और तीसरा प्रोसेस जो होगा उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए जो है जो कि नॉर्मल जीन कैरी करेगा उसमें, क्योंकि यहां पे रेट्रोवायरस आरएनए वायरस यूज किया है तो इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा उससे कंप्लीमेंट्री डीएनए बनेगा और फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो बनाया जाएगा और अल्टीमेटली ये इंसर्ट हो जाएगा किसमें, ह्यूमन न्यूक्लियस में। और फिर इस सेल को जो है वो 4th नंबर पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल को पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो इसमें आपने देखा कि एक्चुअली कौन इस्तेमाल हुआ है, रेट्रोवायरस आउटसाइड द बॉडी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमने इसको कहा इन विट्रो जीन थेरेपी। और अगर हम जीन को किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच करके बॉडी में इंजेक्ट कर दें या इनहेल कर लें या इनगल्फ कर लें और वो हमारे उस पार्ट का हिस्सा बन जाए जाके, तो उसे कहा जाएगा इन वीवो जीन थेरेपी। इन विट्रो और इन वीवो में कुछ एग्जांपल हमारी बुक में दी हैं जो कि एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये सवाल जो है वो पूछा जाता है कि कौन सी जीन जो है या कौन सी डिजीज इन वीवो जीन थेरेपी के जरिए जो है वो उसको ठीक किया जा रहा है, या कौन सी डिजीज की ट्रीटमेंट इन वीवो जीन थेरेपी के बजाय इन विट्रो के जरिए ट्रीट की जा रही है। तो याद रखिए इन विट्रो के लिए जो हमारी बुक में एग्जांपल दी गई हैं वो स्वेड कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको SCID कहा गया, और दूसरी डिजीज जो है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जिसको FHC का नाम भी दिया जाता है शॉर्ट वर्ड में। अब इसमें ये डिफरेंट पॉइंट्स है जिसके रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सबसे पहले काजिस से कि जो स्वेड कंबाइंड या SCID है उसमें एक एंजाइम की जो डेफिशिएंसी है या म्यूटेशन आ जाती है, और वो कौन सा है, एडिनोसिन डीअमाइनेज ADA एंजाइम जो है वो म्यूटेंट हो जाता है या उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी वजह से जो बी सेल्स एंड टी सेल्स हैं उनकी मैच्योरेशन नहीं हो पाती। तो ये जो मैच्योरेशन करने के लिए बी एंड टी जो सेल्स हैं जो कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं या इम्यूनिटी के बेहतर सेल्स हैं उनकी मैच्योरेशन नहीं होती, और उस वजह से ये इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी का डिफेक्ट कर देता है और अल्टीमेटली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिफेक्टिव हो जाता है। उसके मुकाबले में जब डिफेक्टिव होगा तो वेक्टर कौन सा यूज किया जाता है, जैसे इन विट्रो में है तो हम कहते हैं मॉडिफाइड रेट्रोवायरस इस्तेमाल किया जाएगा, और टारगेट सेल्स कौन से होंगे, बोन मैरो सेल्स। इनको क्यों किया जाता है, क्योंकि ये कैपेसिटी टू डिवाइड जो है वो रखते हैं, और ये सेल्स टोटीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट की तरह के होते हैं, जिस वजह से ये डिवाइड करने के बाद एक पर्टिकुलर काइंड के सेल्स जो हैं वो बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। इस वजह से बोन मैरो के सेल्स को इस्तेमाल करते हैं। फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में देखें तो उसमें काज है कोलेस्ट्रोल रिसेप्टर्स जो हैं लिवर सेल्स में पर्टिकुलरली वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, जिस वजह से कोलेस्ट्रोल आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा और ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ जाएगा और वो कहलाएगा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अब जिस वक्त हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हुआ तो उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, और इसके लिए अभी वेक्टर मॉडिफाइड रेट्रोवायरस है, और इसके लिए जो हम टारगेट सेल चूज करते हैं वो बोन मैरो के बजाय लिवर सेल्स हैं, क्योंकि ये लिवर सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं उसमें प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। तो ये दोनों डिजीजेस इन विट्रो जीन थेरेपी के लिए यूज की जाती हैं, जिसमें हम काज की बात करते हैं, डिफेक्ट की, वेक्टर और टारगेट सेल। तो ये चारों पॉइंट्स के रेफरेंस से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जो दूसरी बेसिक जो मेथड है जीन थेरेपी का, दैट इज इन वीवो जीन थेरेपी, तो उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। इन वीवो जीन थेरेपी में हम एक्चुअली क्या देखते हैं कि बॉडी के अंदर सेल्स को एक्सरसाइज ना किया जाए, लेकिन बॉडी के इनसाइड ही मैकेनिज्म को परफॉर्म किया जाए। कुछ जो एग्जांपल बुक में दी गई उसमें सबसे पहले जो डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आयन
जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर्स हैं क्लोराइड आयन के, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। क्लोराइड आयन में नहीं बल्कि ट्रांस मेम्ब्रेन्स में वो कैरियर जो हैं वो प्रॉब्लम आती हैं, और उसकी वजह से डिफेक्ट क्या होता है, इन्फेक्शन होती है, थिक एंड म्यूकस प्लग फॉर्मेशन होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके लिए जो वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है वो लाइपोसोम माइक्रोस्कोपिक वेसिकल, यानी कि लिपिड कोटेड वेसिकल जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है, और इनहेलर के जरिए उसको इनहेल किया जाता है, और वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके तो इंसर्ट होते हैं, फ्यूज होते हैं सेल्स में, और उनका जो जीन उसमें मौजूद होता है वो इंसर्ट हो सकता है। अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हो सका, लेकिन नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि कुछ वो उसको लाइपोसोम को बेहतर करके ये प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके लिए टारगेट सेल जो है एपिथेलियल सेल्स और गॉबलेट सेल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स हैं, जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो होंगे। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ये जो है प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड है, जिसमें ब्लॉक ऑफ कोरोनरी आर्टरी आ जाता है। अब कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से हार्ट के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, नेक्रोसिस हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है नेक्स्ट पार्ट को वो नहीं होगी, तो अल्टीमेटली नेक्रोसिस होगी। और उस नेक्रोसिस की वजह से जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती हैं। इसके लिए जो हम वेक्टर यूज करते हैं, प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं, और VEGF जीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक्चुअली वेक्टर के तौर पर है। और टारगेट सेल, क्योंकि हार्ट की जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं, या आर्टरीज के जो इनर साइड पे ये प्रॉब्लम है, तो एंडोथेलियल सेल्स जो कि इनर साइड पर सेल्स होते हैं वही इसके टारगेट सेल्स होंगे। कैंसर देखिए, तो कैंसर, हीमोफीलिया, पार्किंसन डिजीज, डायबिटीज और एड्स, इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा यहां नहीं लिखा। ये कहा गया नियर फ्यूचर में ये इनके लिए भी ट्रीटमेंट जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन ये सारी डिजीजेस हमारी बुक में डिफरेंट जगहों पर इसके बारे में काज और इसका डिफेक्ट बताया गया है। तो हमें इस रेफरेंस से जीन थेरेपी का रेफरेंस देकर पूछा जा सकता है कि फॉर द डिजीज फॉर विच इन विवो जीन थेरेपी टेक्स प्लेस सच एज हीमोफीलिया, द काज ऑफ दिस वन इज। तो अब हमें यह लगता है कि यह बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका कहीं और क्रॉस रेफरेंस मौजूद होता है। तो ये चार्ट मैंने इसलिए कंप्लीट किया कि ये जैसे जेनेटिक्स एंड वेरिएशन के चैप्टर में बताया गया कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है 8, 9 और 11 मिसिंग हो जाते हैं। इसी तरह से कैंसर के लिए सेल साइकिल में जब नॉन डिस्जंक्शन आप पढ़ रहे थे, उसके साथ साथ माइटोसिस के जो एरर थे उसमें बताया गया कि म्यूटेशन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 20 हो सकती हैं। इसकी वजह से अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स बनते हैं, और अभी तक जो इसकी ट्रीटमेंट की जा रही है वो कीमोथेरेपी है, लेकिन नेक्स्ट फ्यूचर में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ वेक्टर जो है वो इसके लिए हम कर सकते हैं, जो कि कुछ सेल जो है मोर रेजिस्टेंट टू कीमोथेरेपी हो जाएंगे, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स पे इफेक्ट कम होगा, और जो कैंसरस सेल्स हैं वो सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनको किल करना जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। पार्किंसन डिजीज में भी जब नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया कि ये डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डाई हो जाते हैं ब्रेन में, और उसकी वजह से डिफेक्ट जो है वो मेंटल फैकल्टी तो अफेक्टेड नहीं होती, लेकिन रिजिडिटी जो है बॉडी की लॉस हो जाती है, वहां पे मेंशन किया गया। इसके वेक्टर जो है डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, और क्योंकि ब्रेन एरिया में आती है प्रॉब्लम तो ब्रेन होगा। और डायबिटीज देखिए, तो ये इंसुलिन डेफिशिएंसी, हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, यहां मेंशन नहीं है। और एड्स के लिए भी काज इसका HIV और इम्यूनो डेफिशिएंसी है, लेकिन अभी तक इसका वेक्टर और टारगेट सेल जो है वो हम डिसाइड नहीं कर पाए, या इन प्रोग्रेस हैं, जिस वजह से जीन थेरेपी के इस प्रोसेस को समझना जो है ये नियर फ्यूचर में होंगे। और इससे पहले वाली जो हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है ये अभी पॉसिबल है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन थेरेपी है अंडर प्रोग्रेस है, या ये प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट हो गया, लेकिन नियर फ्यूचर में अगर ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो अल्टीमेटली हमारे लिए डिजीजेस को क्योर करना जो है वो आसान हो जाएगा, और डिफरेंट मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये जीन थेरेपी का हिस्सा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट जो कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो हमारे आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म,
जब हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास टू डिफरेंट सोर्सेस से या जिसे हम कहें रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद है, यानी कि जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो किसी और इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्सअप किया गया, तो ऐसे इंडिविजुअल को या ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। हम यहां पे तीन बेसिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हमें ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हुए सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए मेथड कौन सा इस्तेमाल होता है, सेकेंडली इनकी रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन का मेथड क्या है, और तीसरे नंबर पर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की सिग्निफिकेंस क्या है या हमारे लिए फायदा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जब हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें मेथड ऑफ प्रोपेगेशन जो है दैट इज एक्चुअली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने ये पूरा डिटेल में प्रोसेस पढ़ा कि रिकम्बिनेंट डीएनए किस तरह से बनाते हैं। हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करते हैं, उसको ऐड करते हैं इन द प्लाज्मिड, और फिर प्लाज्मिड को बैक्टीरिया की बॉडी में या होस्ट सेल में ऐड कर दिया जाता है और उससे अपना जीन क्लोनिंग या उसके साथ साथ हम अपना जीन प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस इसमें इस्तेमाल किया जाएगा बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक करने के लिए। इसकी जो प्रोपेगेशन है ये एक सेलुलर क्लोनिंग है। एक्चुअली हम जानते हैं कि जो क्लोनिंग का प्रोसेस है वो तीन तरह से हो सकता है, मोलेकुलर क्लोनिंग, दूसरे नंबर पे सेलुलर क्लोनिंग, और तीसरे नंबर पे ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग का नाम दिया जाता है। तो ये क्लोनिंग सेलुलर क्लोनिंग है क्योंकि एक बैक्टीरिया सिंगल सेल के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर बिहेव करता है। सिग्निफिकेंस पे आइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन है या प्रोसेस है जो कि हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के जरिए ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो कि इन बैक्टीरिया से या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हासिल हो सकती हैं उसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, हीमोफीलिया फैक्टर 8 है, और उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन ने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हासिल की और मुख्तलिफ जो डिजीजेस हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे प्लांट हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी, प्लांट हेल्थ की प्रमोशन के लिए भी इन बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो हैं जो कि फ्रोस्ट पॉजिटिव या फ्रॉस्ट प्लस टू फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन प्लांट्स, इस प्रोसेस को जो है वो बेटर डेवलप किया जा सकता है, जो कि प्लांट के लिए अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे देखें तो इंसेक्ट टॉक्सिन जीन्स जो है वो भी यूज किए जा सकते हैं ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे कंडीशन में रहते हैं जहां पे इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है इंसेक्ट को किल करने के लिए। लेकिन एडवांस मेथड क्या किया गया, कुछ बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक किया गया जो कि इंसेक्ट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा, इंसेक्ट तो किल हो जाएंगे लेकिन जो उन इंसेक्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट्स थे उन प्लांट्स के ऊपर या उस एग्रीकल्चरल लैंड पे वो नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली ये भी एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट है। इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री में कुछ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ बायोलीचिंग। बायोलीचिंग का प्रोसेस क्या है कि हम एक्सट्रैक्ट करें मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स को, जिसमें कॉपर है, यूरेनियम है और गोल्ड है। जो लो ग्रेड सोर्सेज हैं उन पे आइडेंटिफाई करना या उससे एक्सट्रैक्शन करना इन तमाम मेटल्स की, उसके लिए भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायोलीचिंग। इसके अलावा बायोडिग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोडिग्रेडेशन का मतलब हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उस वक्त इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके किसी केमिकल के टॉक्सिक केमिकल को डिटॉक्सिफाई करना एक्चुअली बायोडिग्रेडेशन है। तो बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
ऐसे जीन्स को इंसर्ट करना या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाना जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूदा जो प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पर जो क्लीनिंग अप बीचेस और उसके साथ साथ ऑयल स्पिल, तो जो ऑयल है उसको डिग्रेड करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल को लेस टॉक्सिक करने में हेल्प कर सकते हैं, इसलिए बायोडिग्रेडेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से बायोफिल्ट्रेशन यानी कि जो एयर है, पोल्यूटेड एयर है, उसको लेस पोल्यूटेड करने के लिए या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट करने के लिए भी कुछ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो बर्निंग ऑफ कोल है उससे सल्फर प्रोड्यूस होता है, तो अगर हम कुछ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज करें और उससे सल्फर को रिमूव कर दिया जाए यानी कि सल्फर फ्री कोल कर दिया जाए, जिस वजह से हमारे एनवायरनमेंट में कंटेमिनेशन या पोल्यूशन जो है उसके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक और बेसिक एस्पेक्ट यूज किया जाता है सुसाइड जीन्स। इसका मतलब क्या है कि कुछ जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए गए एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए, उनके अंदर पर्टिकुलर जीन्स ऐड कर दिए जाते हैं जो कि सुसाइड जीन है। इस जीन की वजह से होता क्या है, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं जैसे ही वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि हमने एक एरिया में बैक्टीरिया को स्प्रे किया और उनमें सुसाइड जीन मौजूद थे जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके एक्टिव होंगे और बैक्टीरिया को किल कर देंगे। अब उस वक्त तक वो बैक्टीरिया उस एरिया में क्लीनिंग का प्रोसेस करेंगे या बायोफिल्ट्रेशन या बायोडिग्रेडेशन करेंगे, और अल्टीमेटली जब उनका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो या टाइम स्पैन कंप्लीट हो जाएगा जिसमें जाके सुसाइड जीन एक्टिव होंगे और वो बैक्टीरिया जो है वहां से खत्म हो जाएंगे। यानी कि उन बैक्टीरिया की ओवर पॉपुलेशन या एक्सप्लोजन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी नहीं होंगी, तो अल्टीमेटली ये बायोफिल्ट्रेशन जो है वो हमारे लिए फायदेमंद होगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जीन्स ऐड किए जाते हैं जो कि अदर स्ट्रेन्स, अदर हार्मफुल स्ट्रेन्स को किल करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए डिजीज काजिंग हो सकते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक बनाया जाए जो कि हमारे लिए तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उनमें ऐसे जीन्स ऐड किए जाएं जो कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको किल करने के लिए इस्तेमाल हो, तो अल्टीमेटली वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं कि हमारे जो ह्यूमन पैथोजेंस हैं उन बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देंगे। और अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर एमसीक्यू से भी पूछा जाता है कि एक न्यूट्रास्वीट जो है ये क्या है। दैट इज एक्चुअली अ डाइपेप्टाइड स्वीटनर, इसी को एस्पार्टेम भी कहते हैं, और एस्पार्टेम की फॉर्मेशन जो है वो किसकी वजह से होती है, फिनाइल एलानिन की। अब कुछ ऐसे स्ट्रेन डिस्कवर हुए जो कि फिनाइल एलानिन की प्रोडक्शन करते हैं। अब उनसे उस जीन को जो कि इसको कोड करता है फिनाइल एलानिन को, वो सेपरेट किया गया, आइसोलेट किया गया, और उसकी वजह से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए गए जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर या न्यूट्रास्वीट या इसी को एस्पार्टेम का नाम दिया जाता है, इसकी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये हर एक पॉइंट जो है विद रेफरेंस टू एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी एक एस्पेक्ट से रिलेटेड जो है वो पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के गिवन फंक्शन में से कौन सा फंक्शन है, तो ये आप कीवर्ड जो है वो याद रखेंगे ताकि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के रिलेटेड एमसीक्यू को बेहतर अंदाज में सॉल्व कर सके। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बाद दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं, दीज आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, अब उसी तरह से हम डिफाइन करेंगे कि ऐसे प्लांट जिनमें डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज हो, उसको नाम दिया जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट्स। दोज प्लांट विच हैव डीएनए, विच हैव फॉरेन डीएनए और अ डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। अब जिस वक्त हम ट्रांसजेनिक प्लांट की बात करते हैं तो इसमें भी उसी तरह से हम मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हम इनको किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक जो कॉमन मेथड यूज किया जाता है दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक करंट है। अब इसमें करते क्या है कि हम एक प्लांट प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं। प्रोटोप्लास्ट का मतलब ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। उसको इलेक्ट्रिक करंट में रखा जाता है जिसमें जो सेल्फ हीलिंग पोर्स जो हैं इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से
प्रोटोप्लास्ट के अंदर सेल्फ हीलिंग पोर्स बन जाते हैं या होल्स फॉर्मेशन हो जाती है, और उन होल्स में से डीएनए जो है सॉल्यूशन में से ऐड होना शुरू हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है प्लांट सेल के अंदर। इसकी एक प्रॉब्लम है कि जो प्रोटोप्लास्ट की वजह से जो हम बनाते हैं सेल्स, उनका जो एम्ब्रियो है वो स्टेराइल होता है, और उस स्टेरिलिटी की वजह से जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। जैसा कि कॉर्न की एग्जांपल दी गई कि उसमें ये प्रॉब्लम आई कि स्टेराइल प्लांट बनते थे, जिस वजह से नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं थी, और अल्टीमेटली हमें अदर मेथड की तरफ जाना पड़ा। वो क्या थे? दैट इज यूज ऑफ प्लाज्मिड टू इंसर्ट द फॉरेन जीन, और उसके साथ साथ पार्टिकल गन के जरिए। तो ये दोनों मेथड ऐसे थे जिसमें प्रोटोप्लास्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी कि हमें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लास्ट में अगर हम डीएनए इंसर्ट करना चाहते हैं तो गिवन मेथड में से किसके जरिए करेंगे? तो दैट शुड बी इलेक्ट्रिक करंट। इसमें प्रोटोप्लास्ट को यूज किया जाएगा, जबकि प्लाज्मिड के लिए और पार्टिकल गन के लिए सेल वॉल कंटेनिंग सेल जो है वो कंप्लीट या मैच्योर सेल जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे नंबर पे हम इसकी अगर मेथड ऑफ प्रोपेगेशन देखें तो टिश्यू कल्चर ये एक प्रोसेस है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स में टिश्यू कल्चर जो है उसके डिफरेंट वेज हैं, जिसमें हम कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन है, सेल सस्पेंशन है, और उसके साथ साथ एंथर कल्चर टेक्निक है। ये तीनों टेक्निक या इससे अलग जो कुछ टेक्निक्स हैं वो हमारी बुक में मेंशन है, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट यूएचएस कंटेंट में टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के बारे में डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं है, डिटेल्ड सब टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। लेकिन आप एक मार्जिनल एरिया के तौर पर उसको रीड जरूर कीजिए, ताकि उससे रिलेटेड अगर एमसीक्यू पूछा जाता है तो आप उसको बेहतर अंदाज में आंसर कर सके। सिग्निफिकेंस की तरफ आए तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है? इस सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने से पहले मैं एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूं। बेस्ट यूज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज डैश प्रोडक्शन। सबसे स्टार्ट में मैंने लिखा अल्फा हार्मोन्स प्रोडक्शन, बीटा एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, चार्ली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोडक्शन, और डेल्टा कंटामिनेशन फ्री एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। तो एक्चुअली क्वेश्चन में कहा गया बेस्ट यूज, यानी कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं वो हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए भी। लेकिन ये तीनों सब्सटेंस में से एंटीबॉडीज जो हैं जो प्लांट से हासिल की जाती हैं वो कंटेमिनेशन फ्री एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये बेस्ट यूज है इस रेफरेंस से भी कि ये प्लांट से इनको प्रोड्यूस किया जाता है। और दूसरे नंबर पे एंटीबॉडीज एनिमल से भी हासिल की जाती हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल से भी और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से भी, लेकिन दोनों में से जो ज्यादा बेहतर है वो प्लांट से है। क्यों? क्योंकि ये कंटामिनेशन फ्री होती हैं, इनमें जो वायरल कंटामिनेशन है उसके चांसेस मिनिमम होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट का जो बेस्ट यूज है वो क्या है? कंटामिनेशन फ्री एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। सिग्निफिकेंस में देखिए तो हम पेस्ट एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट स्ट्रेन बनाते हैं। अब प्लांट जो है जो एग्रीकल्चरल लैंड पे इस्तेमाल किए जाते हैं सबसे ज्यादा उनको जो नुकसान है वो पेस्ट से है। इसी तरह से मुख्तलिफ हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड जो हम उन पे स्प्रे करते हैं उसकी वजह से प्लांट को और उसके साथ साथ जो एनिमल्स उनको टेकअप करते हैं, इनटेक करते हैं, उनको भी उसका नुकसान होता है। जिस वजह से ट्रांसजेनिक प्लांट्स या बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हम ये ऐसे रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाएं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो, जैसे कि कॉर्न के प्लांट्स, सोयाबीन, व्हीट, राइस, ये डिफरेंट ऐसे प्लांट हैं जिनके बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के तौर पर या ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा पेस्ट एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट के अलावा कुछ और रेजिस्टेंट भी, जैसे कि कोल्ड रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, ये मुख्तलिफ ऐसे प्लांट हैं जो कि अदर प्रोडक्ट के तौर पर भी बनाए जा चुके हैं, जो कि हमारे एग्रीकल्चरल जो रेवोल्यूशन है या ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम बात करते हैं कि दूसरी सिग्निफिकेंस देखें तो दैट इज प्लांटेशन ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप। ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उसको बनाया गया और बनाने के बाद प्रैक्टिकल उसके बेनिफिट्स देखने के लिए उसकी प्लांटेशन जरूरी थी। और 1999 में 70 मिलियन एकड़ जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के
ट्रायल के तौर पर उनको जो है वो यूज किया गया, उनको ग्रो किया गया और 5 इयर्स में ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस 70 मिलियन को हम ट्रिपल टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली टू 10 मिलियन एकर्स जो है, जब 3 टाइम्स जो है वो कहा गया, ट्रिपल करने के लिए जो है वो हमारा टारगेट था, जिसको अचीव कर दिया गया। दूसरे नंबर पे जो तीसरा एस्पेक्ट है इसका सिग्निफिकेंस, ये इंप्रूव द फूड क्वालिटी। अब ट्रांसजेनिक प्लांट एक तो हमने एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने हैं, जिसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्ट रेजिस्टेंट बना के, ड्रॉट रेजिस्टेंट बना के, कोल्ड रेजिस्टेंट, और दूसरे नंबर पे जो यील्ड है उसको इंप्रूव करना, जैसे कि जो स्टार्च कंटेंट है प्लांट के उसको इंप्रूव किया जाए, प्रोटीन कंटेंट को इंप्रूव किया जाए, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट भी ट्रांसजेनिक प्रोड्यूस किए गए जो कि ह्यूमन हेल्थ के अकॉर्डिंग मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाने के लिए जो है वो यूज किए गए, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे और भी फैटी एसिड प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि कमर्शियली यूज किए जा सकते हैं, जैसे हमारी बुक में एग्जांपल दी गई वर्नोलिक एसिड, रेसिनोलिक एसिड। ये ऐसे थे जो कि हार्डनिंग ऑफ द पेंट एंड प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसका मतलब ये प्लांटेशन जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी थी, कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा एग्री बिजनेस जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि जब हम ऐसे रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करेंगे जो कि इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना, हर्बिसाइड स्प्रे नहीं करना, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो भी हमारा क्लीन अप होगा, और उसके साथ साथ मैक्सिमम प्लांटेशन की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो भी पूरा हो सकता है। कुछ प्लांट्स में जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी की गई, ट्रांसजेनिक जो प्लांट बनाए गए उसमें एक तो फॉरेन डीएनए ऐड किया गया कुछ प्रोडक्ट्स हासिल करने के, और कुछ में हमने ऐसी सिंगल जीन मैनिपुलेशन की जिसके जरिए प्लांट्स जो हैं वो बेटर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए। जैसे 2 जापानीज साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, जिसमें 2 उन्होंने खास तौर पर एक्टिविटीज देखी। एक तो पहले नंबर पे स्टोमेटल पोर्स को अल्टरेट किया गया ताकि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक की जा सके और मिनिमम वाटर लॉस हो थ्रू द ट्रांसपायरेशन। ये अल्टरेशन थी स्टोमेटल पोर में। और दूसरे नंबर पर C3 प्लांट्स को C4 प्लांट्स में कन्वर्ट किया गया ताकि जो कार्बोक्सिलेज है उसकी जो फिक्सेशन कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज्यादा इनहांस की जा सके ताकि बेहतर प्रोडक्ट जो है हासिल कर सके। यहां पे याद रखिए C3 प्लांट्स तो वो केल्विन साइकिल को जो नेचुरली कॉमनली यूज करते थे, जिसकी वजह से जो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता था। लेकिन C4 प्लांट का यहां पे जिक्र नहीं है, ग्लॉसरी में जिक्र किया गया है और वहां पे बताया गया कि जो फाइनल प्रोडक्ट है C4 प्लांट का दैट इज एक्चुअली ऑक्सैलोएसीटेट, जो कि इंटरमीडिएट था किसका, क्रब्स साइकिल का। सो आप वो ग्लॉसरी की टर्म जो है उसको भी बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे। C4 फोटोसिंथेसिस जो है वो लिखा गया ताकि आप अपना इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर सके। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ सिंगल जीन ट्रांसफर, यानी कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हासिल की गई जो कि सिंगल जीन ट्रांसफर के जरिए थी, जैसे खास तौर पर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ठीक है, ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक थे जो कि 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट थे या पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जिसको नाम दिया जाता है, ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक थे ये माउस ईयर्ड क्रस से, जो कि एक वीड है, इससे हासिल किए जाते हैं जो कि एक जीन के ट्रांसफर की वजह से है। इसके अलावा कुछ एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए भी जो कि कंटामिनेशन फ्री एंटीबॉडीज होंगी, जो कि 2 प्लांट्स में कॉर्न के अंदर एग्जांपल दी गई कि ऐसे ट्रांसजेनिक किए गए कि उनसे जो एंटीबॉडी हासिल होती हैं वो ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह से सोयाबीन से जो एंटीबॉडीज हासिल होती हैं वो जेनिटल हर्प्स, जो कि जेनिटल हर्प्स जो है हर्पिस 2 जो सिंप्लेक्स 2 जो वायरस था उसके अगेंस्ट इस्तेमाल होती है। तो अल्टीमेटली ये जो है एमसीक्यू के रेफरेंस से हमें पूछा जा सकता है कि कौन सी एंटीबॉडी जो है किस प्लांट से हासिल होती है और अल्टीमेटली उसके जो टारगेट है वो क्या है, ट्यूमर सेल्स है या जेनिटल हर्ब्स हो सकती है। इसके अलावा कुछ हमने साल्ट टॉलरेंट प्लांट भी प्रोड्यूस किए जिसमें एग्जांपल दी गई अरेबिडोप्सिस। अब ये साल्ट टॉलरेंट प्लांट किस तरह से किए गए, इनमें ऐसी जीन ऐड की गई जो कि
ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर, जो कि वैक्यूल के अंदर सोडियम आयन की इनटेक को पॉसिबल किया। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऐसे प्लांट, ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे साल्ट कंटेंट ज्यादा है, वो प्लांट सॉल्ट को साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में मिक्स होने के बजाय वैक्यूल के अंदर स्टोर करना शुरू कर देते, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी डिस्टर्ब नहीं होता और प्लांट अपनी एक्टिविटीज मेंटेन रखता है, जिसके जरिए हम ट्रांसजेनिक प्लांट के जरिए या ट्रांसजेनिक एक्टिविटी या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एक्टिविटी के जरिए जो प्लांट्स बनाते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा सुटेबल हो सकते हैं। तीसरा जो एस्पेक्ट है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का, दैट इज एक्चुअली ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अगेन सेम डेफिनेशन होगी, द एनिमल्स विच हैव फॉरेन डीएनए या डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, उनको नाम दिया जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, एक तो माइक्रो इंजेक्शन हो सकता है जो कि बाय हैंड है, और दूसरे नंबर पे वॉर्टेक्स मिक्सिंग है जिसमें कैल्शियम कार्बाइड नीडल्स इस्तेमाल की जाती हैं। इन नीडल्स का फंक्शन क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द सेल्फ हीलिंग पोर्स इन द सेल। उस सेल में सेल्फ हीलिंग पोर होगा और डीएनए कंटेनिंग सॉल्यूशन में जब उस सेल को रखा जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड नीडल उसमें पोर्स क्रिएट करेंगे और डीएनए इंजेक्ट होगा एजिटेशन की वजह से। वॉर्टेक्स एक्चुअली एजिटेशन करता है, जो सॉल्यूशन कंटेनिंग सेल है उसको हिलाया जाता है ताकि वो डीएनए जो है उसमें इंजेक्ट हो सके। तो ये दो मेथड जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें जो प्रोपेगेशन का प्रोसेस होता है, इनको इंक्रीज करने का प्रोसेस, वो क्या है, दैट इज ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग। तो हम क्लोनिंग के जरिए एनिमल्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है जीन फार्मिंग। यहां पे फार्मिंग फार्मेसी से है, जिसमें ऐसे फार्म बनाए जाएं ट्रांसजेनिक एनिमल से जिनमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल की जा सके। तो ये फार्मिंग, वो जो फार्म बनाना है वो नहीं है, बल्कि फार्मेसी से है, यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल की जा सके। अब जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हासिल की जाती हैं उसमें दो एग्जांपल हमारी बुक में दी गई, जो कि एक था एंटीथ्रोम्बिन 3 जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, और इसको हर्ड ऑफ गॉट में जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि मिल्क के अंदर इसकी सिक्रीशन आती है और अल्टीमेटली इससे इसको सेपरेट किया जा सकता था। दूसरे नंबर पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये माइस ऑफ यूरिन में जो है इसकी सिक्रीशन थी और यूरिन से इसको आइसोलेट किया जा सकता था। यहां पे एक इंडिविजुअल पे एक्सपेरिमेंट जो किया गया गॉट पे, उसमें हमने उसके मिल्क में जो है वो प्रोडक्ट हासिल की जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थी, और दूसरे में यूरिन। और बाद में ये बात क्लियर की गई कि यूरिन इज अ प्रेफरेबल व्हीकल फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट, बिकॉज अगर मैं इसी पॉइंट पर एमसीक्यू जनरेट करूं कि यूरिन जो है वो प्रेफरेबल व्हीकल है, क्यों है? सबसे पहले यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन मेल्स, तो ये बात ठीक है, मेल्स में प्रोड्यूस होता है। बीटा ऑप्शन देखिए, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन फीमेल, ये भी बात ठीक है, फीमेल में भी प्रोड्यूस होता है। चार्ली ऑप्शन में देखिए, जो बीटा में यूरिनेशन स्टार्ट्स एट बर्थ, और चार्ली में यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन फीमेल, और डेल्टा डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन्स। अब कौन सा ऐसा प्रोसेस है इन गिवन ऑप्शन में से जो सबसे सुटेबल है? अल्फा भी सुटेबल ऑप्शन है, बीटा भी, लेकिन इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम जानते हैं यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन फीमेल एज वेल एज मेल, दोनों में प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है। चार्ली ऑप्शन देखिए, यूरिनेशन स्टार्ट्स एट बर्थ, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है, जबकि मिल्क की प्रोडक्शन जो है मैच्योरिटी पे आती है। तो इन गिवन ऑप्शन में से ये बीटा ऑप्शन जो है ये एक कंप्लीट ऑप्शन है, जो कि बाकियों से बेहतर ऑप्शन है। तो हम ये जानते हैं कि बाज़ औक़ात ऑप्शन गलत नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है। तो हमें इनकम्प्लीट ऑप्शन को चूज करने के बजाय कंप्लीट ऑप्शन को चूज करना होता है, जो कि इस गिवन क्वेश्चन में से ये है, और डेल्टा तो कंप्लीटली रॉन्ग है। ये यूरिन जो है प्रेफरेबल व्हीकल इसलिए है कि इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन्स फ्रॉम द यूरिन।
डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क है, मिल्क से उसको एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि मिल्क के पास अपनी भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं और उन प्रोटीन्स को सेपरेट करना टफ हो जाता है। यूरिन के पास एज सच कोई प्रोटीन नहीं होती सिवाय जो हमारा ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट है उसको हासिल करने के लिए आसानी से उस यूरिन को जो है वो सेपरेट या प्योरीफाई किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं कि प्रोपेगेशन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की किस तरह से होती है, तो उसके लिए हमने कहा क्लोनिंग। क्लोनिंग का जो डेफिनेशन है, जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे अपने फर्स्ट ईयर में, तो उसमें हमने कहा कि क्लोनिंग कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बाय यूज ऑफ एसेक्सुअल मेथड। यहां पे याद रखिए दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जेनेटिकली और दूसरे नंबर पर एसेक्सुअली। यानी कि अगर हम कहें प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, तो ऐसी बात नहीं है जो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होते हैं उनमें अगर जेनेटिक मेकअप में समवट चेंज आ जाए तो उसको हम इंडिविजुअल जो है वो क्लोनिंग कंसिडर नहीं करते। तो इसका मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल होना जरूरी है और दूसरे नंबर पे एसेक्सुअल मेथड के जरिए जो प्रोसेस होगा उसको नाम दिया जाएगा क्लोनिंग। इसका प्रोसीजर देखिए, किया क्या जाता है कि एक एग सेल लिया गया और उसके न्यूक्लियस को डिस्कार्ड किया गया, जिस वजह से वो एग सेल क्या कहलाया, इन्यूक्लिएटेड एग सेल। और एक सोमैटिक सेल या जो अडल्ट सेल लिया जाता है जो कि डिप्लॉयड हो, उसका न्यूक्लियस जो है इंसर्ट किया गया किसमें, इन्यूक्लिएटेड सेल में। तो जिस सेल का न्यूक्लियस ऐड किया जाएगा जेनेटिकली वो किसकी आइडेंटिकल होगा, जिस इंडिविजुअल से ये सेल लिया गया। तो एक्चुअली यहां पे हमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो क्लोन बनाया है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल किसकी होगा, इस इन्यूक्लिएटेड एग सेल वाले इंडिविजुअल के या जिस इंडिविजुअल से ये डिप्लॉयड सेल लिया गया था जिसका न्यूक्लियस यूज किया गया। तो एक्चुअली जिसका न्यूक्लियस इस्तेमाल किया गया है उससे जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होगा जो कि न्यूली डेवलप्ड क्लोन है। तो यहां पे बुक में एग्जांपल दी गई कि ये अडल्ट सेल जो है माइस के केस में कम्युलस सेल लिया जाता है। कम्युलस सेल इज एक्चुअली अ क्लिंगिंग सेल अराउंड द एग सेल। जो एग सेल के सराउंडिंग में सेल्स होते हैं तो उनसे प्रेफरेबली न्यूक्लियस लिया जाता है ताकि इन्यूक्लिएटेड एग के अंदर उसको इंसर्ट किया जाए और फिर उस एग को जिसमें न्यूक्लियस फ्रॉम अदर सोर्स है उसको यूज किया जाएगा या उसको रखा जाएगा ऐसे केमिकल्स में जो कि नरिशमेंट, डिवीजन और डेवलपमेंट ऑफ द एग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो स्पेसिफिक केमिकल जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस एग को जो न्यूक्लियस फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसको रखा जाएगा और उससे जब प्रोडक्शन होगी कंप्लीट तो इंडिविजुअल जो है वो कहलाएगा क्लोन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या एप्लीकेशन क्या है, हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर इससे क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो एक्चुअली कहा जाता है कि अगर जो क्लोनिंग की वजह से इंडिविजुअल बने हैं उनसे एक तो हम मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, जैसे हार्ड क्लोन किया गया गॉड का और उससे हमने ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट जो है वो हासिल की, जैसे मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज या जो एग्जांपल यहां पे है एंटीथ्रोम्बिन। इसी तरह से दूसरे नंबर पर जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है इसकी वजह से हम मुख्तलिफ किस्म के जो हमें वैल्यूएबल एनिमल्स हैं उनके प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं, जैसे जो पेडिग्री ऑफ हॉर्सेस, मुख्तलिफ लोग जो है वो हॉर्स या घोड़े पालते हैं। अब बेहतरीन पेडिग्री से अगर कोई हॉर्स है जिसके अंदर बहुत बेहतरीन करैक्टर्स हैं, अगर हम उसका ट्रांसजेनिक क्लोन बनाएं तो उसके क्लोन में जो इंडिविजुअल होंगे वो सारे के सारे सिमिलर कंटेंट जो है वो रखेंगे और वो पेडिग्री जो है उसके करैक्टर उस क्लोन में आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ ह्यूमन की क्लोनिंग जो कि सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोसेस है, ये जो ह्यूमन की क्लोनिंग है उसको भी कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि इसको करना चाहिए और उसका वो बेनिफिट, पॉसिबल बेनिफिट क्या देते हैं कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए क्लोन को इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन अभी तक ह्यूमन की क्लोनिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो एक्चुअली सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो क्लोनिंग का प्रोसेस था, 3 तरह के मेथड हैं। एक हम मोलेकुलर क्लोनिंग कर सकते हैं जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पीसीआर के जरिए, और दूसरे नंबर पे हम
क्लोनिंग कर सकते हैं सेलुलर, जैसे बैक्टीरिया के क्लोन बनाते हैं, और तीसरे नंबर पे हम कर सकते हैं इंडिविजुअल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और वर्टिब्रेट की क्लोनिंग स्पेशली, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क समझा जाता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। लेकिन डॉली शीप पे पहली दफा स्कॉटिश साइंटिस्ट ने जो डॉली शीप प्रोड्यूस की क्लोनिंग के जरिए, और उसने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया कि जो क्लोनिंग है वो वर्टिब्रेट की नहीं हो सकती, और उसके बाद फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो वर्टिब्रेट हैं उनके क्लोन प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। लेकिन ह्यूमन के क्लोन के ऊपर अभी तक कंट्रोवर्सी मौजूद है, इसलिए ह्यूमन का क्लोन जो है वो नहीं किया जा सका। तो ये जो कुछ हमारे लिए जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन थी, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, उस पे कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड जो ग्लॉसरी में टर्म इस्तेमाल की गई हैं उनको भी ऑब्जर्व करने के लिए। जो इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे ग्लॉसरी में टर्म्स दी गई हैं, इसमें से बहुत सारे टर्म हमारे चैप्टर में भी यूज की गई हैं, लेकिन ग्लॉसरी के अंदर इनके लिए कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए। जैसे कि मैं स्टार्ट से ये बात करता आ रहा हूं कि ग्लॉसरी में बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो कि बुक के अंदर भी या बुक के टेक्स्ट में भी उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन वहां पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स ऐसे चेंज हो जाते हैं जिस वजह से हमें यह लगता है कि शायद ये हमारी किताब का हिस्सा नहीं है, और हम उस एमसीक्यू को बेहतर अंदाज में सॉल्व नहीं कर पाते और उसमें कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि प्लाज्मिड की एग्जांपल दी गई, तो यहां पे बुक के अंदर इसके लिए लिखा गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, लेकिन वहां पे लिखा गया अ डीएनए इन अ सर्कल विच इज अदर देन द मेन डीएनए। तो मतलब कुछ वर्ड चेंज किए, बात वही है। तो जब वर्ड चेंज किए जाएंगे तो अल्टीमेटली कंफ्यूजन का सबब बन सकता है, इसलिए ग्लॉसरी के इस टर्म को, इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यहां पे कुछ और वे में जो है वो डिफाइन किया गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस को यहां पे हमारे बुक के अंदर ये तो लिखा गया कि ये क्लोराइड आयन के लिए जो ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन वहां पे मेंशन किया गया ग्लॉसरी में कि ये एक्चुअली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और उसके साथ साथ जब ये प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम हमारे जो लिवर है, पैंक्रियाज है, और उसके साथ साथ हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पे म्यूकस प्लग बनाने के लिए हेल्प करता है, या उसकी वजह से म्यूकस प्लग बन जाते हैं। तो ये बात भी आप जो है याद रखिएगा, बुक के अंदर या बुक की स्टेटमेंट्स के अंदर सिर्फ इसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम लिखी, लेकिन ग्लॉसरी में उसने लिवर और उसके साथ साथ अदर ऑर्गन जो है उनको भी मेंशन किया। तो ये भी एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इसी तरह से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है ये ऐसा सीक्वेंस होता है जिस जगह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस कट करते हैं। ये 4 और 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कि सिमेट्रिक वे में ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ा जा सकता है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो उसकी भी एग्जांपल दी गई जो कि हमें पता होनी चाहिए। इसी तरह से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी भी डेफिनेशन वहां पे मेंशन की गई। रिकम्बिनेंट डीएनए की रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आरएफएलपी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसफेक्शन। अब ये वर्ड जो है एक्चुअली हमारी बुक की स्टेटमेंट्स में मेंशन नहीं है। ट्रांसफेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और उसकी वजह से जो रिकम्बिनेंट डीएनए का प्रोडक्ट है, यानी कि आपने एक बैक्टीरिया के अंदर एक जीन ऐड किया और उस जीन की प्रोडक्ट हासिल करना शुरू कर दी, यानी कि वो बैक्टीरिया की नेचुरल प्रोडक्ट नहीं थी, बैक्टीरिया ने आपके जीन की प्रोडक्ट बनाना शुरू की, तो वो एडिशनल प्रोडक्ट बनने की वजह से उस बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है दैट इज ट्रांसफेक्शन। तो उस फिनोमिना को ट्रांसफेक्शन का नाम दिया जाता है। अब ये टर्म भी क्योंकि बुक में नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन की टर्म तो मौजूद है लेकिन ट्रांसफेक्शन नहीं है, तो हमें लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। एक्चुअली ये टर्म भी मौजूद है। इसी तरह से ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, वेक्टर और C4 प्लांट या C4 फोटोसिंथेसिस। अब इसके बारे में मैं प्रीवियसली बता चुका कि C4 फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल जो हैं उनको फिक्स किया जा सके और उसकी वजह से 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जिसको ऑक्सैलो एसीटेट का नाम दिया जाता है वो एंड प्रोडक्ट के तौर पर हासिल किए जा सके। तो दैट आर अबाउट द ग्लॉसरी। एंड पे मैं एक एमसीक्यू से अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करता हूं। एमसीक्यू देखिए, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। A technique in transgenic animals in which desired gene is inserted into egg of animal। तो ये कीवर्ड यहां पे क्या होगा? एनिमल।
is called alpha embryonic stem cell mediated transfer, beta retrovirus mediated gene transfer, Charlie micro injection and delta virus vectors. तो हमें पूछा क्या गया कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए जीन को इंसर्ट करने का प्रोसेस क्या है. तो हमने जो एक्चुअली पढ़ा कि जो एनिमल्स के केस में मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, माइक्रो इंजेक्शन एंड वॉर्टेक्स मिक्सिंग. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस गिवन क्वेश्चन में जो बाकी डिफिकल्ट ऑप्शंस है अगर हमें उनका नाम भी पता हो लेकिन हमें क्योंकि मेथड का पता है कि या तो वॉर्टेक्स मिक्सिंग हो सकती है या माइक्रो इंजेक्शन हो सकती है, सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली माइक्रो इंजेक्शन. और इसी प्रोसेस के लिए हमने स्पेशलाइज किया कि माइक्रो इंजेक्शन जो है दैट इज बाय द हैंड. तो सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली. यहां तक आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ. उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा. अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.